Hello, everyone. I'm audible. Good afternoon, everyone, and let us begin. So अभी तक आप लोगों के काफी सारे सेशंस हो रखे होंगे. अभी तक आप लोगों के लिनक्स वगैरह के सेशंस हो गए होंगे. सर ने आपको बिग डेटा एंड डेटा सेंटर और वो सारे अपने जो थैंक यू शेख जी, थैंक यू. ETL, OLAP, OLTP, यस, ये सारी चीजें अपने को काफी हद तक आज की डेट में पता है. काफी सारी चीजें अपने को बेसिक्स और अपने फंडामेंटल्स तो इन प्लेस है. आज का जो आपका सेशन है उसके अंदर मैं आपको AWS के ऊपर सब लोग आज की डेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? वॉइस वेरी लो, प्रीतेश जी बोल रहे हैं उनको आवाज का वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है. वॉल्यूम का इशू सबको आ रहा है कि परफेक्ट बोल रहे हैं बाकी के सब लोग? तो ठीक है, ठीक है, एक बार अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए. जिनको भी इशू आ रहा है एक बार अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए. अपना डिवाइस का वॉल्यूम एक बार कंफर्म कर लीजिए. समिया जी भी बोल रहे हैं वॉल्यूम का आइडियली तो इशू आना नहीं चाहिए. मैंने कॉन्फ़िगरेशन से चेंज किए नहीं है, बट लेट मी जस्ट डू टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग. हाँ ठीक है. हमारे मेरे इधर से इट्स इट्स प्रैक्टिकली 80-85% पे ही है. यस, अफगान जी जैसे बोल रहे हैं प्लीज चेक योर ओन डिवाइसेस. अपन अपने को मेन टेस्टिंग तो अपनी हो रखी है. नेटवर्क भी अपने को अच्छा मिल रहा है एंड स्क्रीन भी सबको विजिबल है एंड वॉल्यूम भी सबको आ रहा है. चले टॉपिक चालू करें फिर आज का. यस, चलिए, परफेक्ट. तो अभी तक आप लोगों ने जब प्रैक्टिस कर रहे थे लिनक्स के इंस्टेंसेस, आप लोग एक पर्टिकुलर जगह पे जाके आप लोग उसको प्रोविजन करते थे अपने अपने इंस्टेंसेस को. यू यूज टू स्पिन अप इंस्टेंसेस. देन EC2 में जाके, यस, EC2 के अंदर जाके, EC2 जो है वो एक सर्विस है, एक क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विस है, राइट? Cloud provider called AWS, one of the market leaders in cloud computing or one of the market leaders in infrastructure as a service. अपने हिसाब से नहीं, गार्टनर के हिसाब से. IAS leaders गार्टनर, राइट? याद है सबको? ये वाले सेशंस हो रखे थे. AWS is one of the market leaders well above Microsoft Azure and even GCP. All three of them are leaders, but AWS has a sizable lead when it comes to its product offerings in infrastructure and platform services. ठीक है? तो ये सारी चीजें अपन कर रहे हैं. अपन ने AWS के, सबका AWS के ऊपर अकाउंट भी क्रिएट हो गया होगा. ठीक है, ऑफ कोर्स तभी आप लोग EC2 के ऊपर अपने इंस्टेंसेस को स्पिन अप करके सारी चीजें कर पा रहे हैं. बट हमें एक बिफोर वी गो इन डेप्थ अबाउट व्हाट इज अ डेटा सेंटर, नेटवर्किंग के सेशंस होंगे आपके आगे जाके. काफी सारे सेशंस होने वाले हैं. VPC के ऊपर होगा, EC2 का एक सेपरेट सेशन होगा. तो ये सारे जो सेशंस हैं, ये सेशंस के पहले एक छोटा सा ओवरव्यू अपने को लेना चाहिए अबाउट क्लाउड. व्हाट एग्जैक्टली इज क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे वो चीजें काम करती हैं. ठीक है, मनन जी पूछ रहे हैं कब लेने वाले हैं. कब लेने वाले? वेरी सिंपल. सारी चीज एक दिन में तो अपन कर नहीं सकते ना मनन जी. तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप ही अपने को जाना पड़ेगा. अपने को बेसिक से ही चालू करना पड़ेगा. अगर अपन ने सारी चीजें एक दिन में दे दी, अगर मान लीजिए मैंने अभी आपको सिक्योरिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए, या अगर मैंने अभी आपको आपके नेटवर्किंग के सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए विदाउट नोइंग द बेसिक्स, तो होगा क्या? कुछ समझ में आएगा क्या? बताइए. कि अगर आप लोग को, आप लोगों का सेशन मैं पहले ले चुका हूं, राइट? आप लोगों के सेशंस में पहले लिया है मैंने. ओह, ओह, फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ. नो आइडिया. ठीक है, कोई बात नहीं. आप लोगों तो अभी आज आज पहला सेशन ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी आर 21st में बैच, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. प्लीज इंट्रोड्यूस सर. अरे बाप रे, मेरा इंट्रोडक्शन क्या करोगे जान के? अनंत, my name is Anant. I'm a solutions architect
I'm an AWS solutions architect, तो टेंशन नहीं. I have way a lot of experience handling production workloads and everything. मैं अभी अपना इंटरव्यू देने तो आया हूँ नहीं इंट्रोडक्शन लेके, क्या करोगे? ठीक है, इतनी सी चीज आप लोगों के लिए इट शुड बी मोर देन सफिशिएंट. बाकी की चीजें, मेरे डिलीवरी और बाकी सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी एज एंड व्हेन आई स्टार्ट क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, नेम इज अनफ, अनंत, दैट्स माय नेम. ठीक है, बट अब बस आगे बढ़ते हैं. ठीक है, जो चीजें आप लोगों को सीखने की है, जो चीजें आप लोगों को एक्चुअली आगे जाके काम में आएंगी, विच विल एनेबल यू टू गेट एक्सेलेंट जॉब्स, वो सारी चीजें आप लोगों को सीखना इज मच मोर इम्पोर्टेंट than knowing about my history, my biodata, and everything. And actually, ये सारी चीजें करने के पहले, let me just share my iPad का screen. Screen तो visible हो जानी चाहिए. That will just take a minute. दिख रही है स्क्रीन? यस, परफेक्ट. तो दो तीन चीजें अपने को जरा ध्यान में रखनी है. अच्छा, अभी तक आप लोगों को डेटा सेंटर और ये सारी चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट्स, अभी आपका डेटा सेंटर का डीसी का सेशन हुआ नहीं है, आगे हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है. बट डेटा सेंटर के बारे में आप लोग को ये तो चीजें क्लियर हो चुकी है कि वी एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, वी डोंट वर्क ऑन आवर लैपटॉप्स, या अपन इन सब चीजों पे काम नहीं करते. अपन लोग सीधा उन सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं which are deployed in data centers, which are deployed in multiple powerful mainframe machines across the world, right? Right. तो अब इसका, और अपन क्लाउड के ऊपर भी काम करते हैं, बट क्लाउड इज अ वेरी बिग बजवर्ड बन के रखा हुआ है क्लाउड. आधे से ज्यादा लोगों को तो ये पता भी नहीं होता है कि बॉस क्लाउड एग्जैक्टली है क्या. तो बिफोर हम लोग आगे जाएं, व्हाई डिड आई चूज AWS क्लाउड व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग क्लाउड? क्यों उसके पहले डेटा सेंटर में काम नहीं करता था क्या? उसके पहले डेटा सेंटर में चीजें नहीं होती थी क्या? ऑन प्रेम चीजें होती नहीं थी क्या? आज भी है. देयर इज स्टिल ऑन प्रेम, देयर इज स्टिल कोलोकेशन, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट दिस टर्म क्लाउड क्यों पॉपुलर हुआ है, एंड why are companies like Azure, AWS and GCP having an annual growth rate of over 30% in the cloud space? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें समझनी है. अब मैं अगर कोई डेफिनेशन दूंगा क्लाउड की, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस. हम लोग मार्केट लीडर्स की, टेक्नोलॉजी लीडर्स की डेफिनेशंस को मानते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज AWS call a cloud computing platform, or what does AWS call cloud computing? तो उसकी definition according to AWS, cloud computing is basically nothing but an on-demand delivery, ठीक है, on demand delivery of IT resources, over the internet with pay as you go pricing. ठीक है, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मेरी नहीं है, ये डेफिनेशन है AWS की. तो इफ एनीबडी हैज अ प्रॉब्लम विद दिस डेफिनेशन, बाहर मैंने अपने सर पे उठाया नहीं है, यू कैन कॉन्टैक्ट AWS एंड आर्ग्यू विद देम. ठीक है, बट ये चीज समझने के लिए अपने को डेफिनेटली नेसेसिटी है अपनी. दैट इज कि बॉस, what exactly is on demand, what is delivery, what are IT resources, and what is this pay as you go model that we're talking about. ये चार पांच चीजें अपने को जरा अच्छे से समझनी जरूरी है. Now, whenever we're talking about IT resources, IT में resources क्या होते हैं? Can anybody tell me from all the previous sessions क्या होते हैं? IT में resources क्या होता है?
सिंपल सिंपल सी चीज है। सीपीयू, एचडीडी, या अभी आज की डेट में एसएसडी की बात करेंगे अपन। सीपीयू, एसएसडी, रैम, निक, इसको, ये अपने टेक की अपने एडमिनिस्ट्रेटर टेक्नोलॉजी की भाषा है। इसके मैनेजमेंट क्या बुलाता है इसको? कंप्यूट, स्टोरेज, मेमोरी, नेटवर्क, राइट। अब ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, दोनों दोनों चीजें सेम का मतलब सेम है। हाउएवर, व्हेन वी आर डिलीवरिंग और अ कॉम्बिनेशन और individually these resources, what are we delivering them? How are we delivering them? Are we delivering them on demand, or do you need to purchase some heavy duty licenses to use these resources? Do you need to purchase any physical hardware? You need to wait for it to be provisioned. ऐसा कुछ है कि जब आपको चाहिए, as you require it, as per your demand, AWS is provisioning them समवेयर। ठीक है, एडब्ल्यूएस कहीं ना कहीं तो प्रोविजन कर ही रहा होगा ना। क्लाउड मतलब एक्चुअली वो बारिश का क्लाउड तो है नहीं है। ठीक है, वो सोचना भी मत कभी गलती से। ठीक है, ये जो सर्विसेज है, ये जो हार्डवेयर है, इसको कहीं ना कहीं तो प्रोविजन किया ही जा रहा है। सो वेयर एवर एडब्ल्यूएस इज प्रोविजनिंग, यू डोंट नीड टू केयर अबाउट इट, ऐसा एडब्ल्यूएस बोलता है। एक एवरेज जो डज नॉट नीड टू केयर अबाउट इट। ऑन डिमांड, जब भी आपको ये आईटी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, दे विल बी मेड अवेलेबल टू यू। ठीक है, दे विल बी मेड अवेलेबल टू यू। आर दे बीइंग मेड अवेलेबल टू यू थ्रू ओवर द इंटरनेट? आप लोग अभी इंटरनेट के ऊपर ही एक्सेस कर रहे हैं ना इन सारी चीजों को। आप लोग छोड़ो, एंटरप्राइजेस भी तो इंटरनेट के ऊपर ही इस चीजों को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। एंड जो प्राइसिंग है, इसका जो प्राइसिंग है, इज दैट आपको कोई बड़े बड़े रैक्स का ऑर्डर्स देके पर कोर आपका लाइसेंसिंग चार्ज लग रहा है क्या? ओरेकल के सिस्टम्स में जैसा होता है क्या कि आपको कोई आईबीएम से बड़े बड़े मेन फ्रेम्स रिक्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, एंड दे आर यू आर बीइंग चार्ज फॉर द कॉस्ट ऑफ दैट एंटायर सर्वर। सर्वर मतलब फिजिकल सर्वर की बात कर रहा हूं मैं अभी, वो फिजिकल बे मेटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, राइट। यू आर ओनली बीइंग चार्ज्ड फॉर व्हाट यू आर यूजिंग, only for the time that you are being only for the time that you are using these services. तो अब when और ये चीजें आप लोगों को एज कंज्यूमर्स दी जा रही है कि ये चीजें एक्चुअली एंटरप्राइज की चीजें हैं। इनका मेन फोकस इज बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस है इनका, एंटरप्राइजेस को दिया जा रहा है। एग्जैक्टली exactly. ये सारी चीजें बी टू बी है, ये सारी चीजें एंटरप्राइजेस को दिया जा रहा है। अपन ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? सो दैट वी कैन लर्न एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड ओवर देयर। Exactly. And where are we learning? Are we learning enterprise grade solutions that these companies are offering and training ourselves to be able to administer them, deploy them, configure them, monitor them, secure them? कर रहे हैं कि नहीं हम लोग ये सारी चीजें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीजें अपन कर रहे हैं। अपने अपने पास काम की कमी नहीं है। तो ये सारी चीजें जब एंटरप्राइज ग्रेड, प्रोडक्शन ग्रेड अपन कर रहे हैं, और ये सारी चीजें आर हैपनिंग ओवर द इंटरनेट, तो दैट इज व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग इज, व्हाट एडब्ल्यूएस टॉक्स अबाउट। ठीक है, यहां तक सब लोगों को सारी चीजें क्लियर है, राइट? कि बॉस, क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट विथ पे एज यू गो प्राइसिंग। ठीक है, आईटी रिसोर्सेज मतलब क्या? सीपीयू, एचडीडी, रैम, निक। अब नेचुरल सी बात है, अलग अलग वर्कलोड्स, अलग अलग यूज केसेस, अलग अलग डोमेन्स, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के हिसाब से ऑफरिंग्स जो रहेंगे, या अपने जो आईटी रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड रहेंगे, वो चेंज होते रहेंगे कि नहीं? ठीक है, यहां पे सब लोगों का, एक बार मैं सब लोगों का बैकग्राउंड पूछ सकता हूं? ठीक है, आप लोग बता सकते हैं मुझे कि आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है? नॉन टेक, टेक, क्या? सिर्फ नॉन टेक या टेक? ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ नहीं।
नॉन टेक या टेक, दैट्स इट। मतलब कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो कि नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांट टू नो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नॉन टेक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं पूछूं, तो अगर जितने अपने यहाँ पे अभी जितने लोगों ने टेक्नोलॉजी बोली है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, जितने लोगों ने टेक बोला है, जितने लोगों ने सीएस बोला है, उन लोगों को मेरा सवाल रहेगा कि बॉस, your hardware requirements, would your hardware requirements differ between a big data solution or a database solution or a web application deployment solution? Would the requirement of your hardware be different? Absolutely, it would be different. आप लोगों को उस चीज की ट्यूनिंग, उस चीज का कॉन्फ़िगरेशन अलग तरीके से करना रहेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू दैट you have AWS has products that minimize that workload, that minimize heavy lifting। मतलब आपका जो डिप्लॉयमेंट रहता है, आपकी सारी चीजें रहती है, ये सारी चीजों को AWS ऑटोमेट करके दे रहा है आप लोगों को, काम आसान हो करके दे रहा है आप लोगों का। तो मजा आता है कि नहीं सुनने में कि बॉस, जब AWS ये इतने सारे प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज इट डूइंग? सर्विसेज दे रहा है ना AWS। एक सर्विस आप लोग रोज यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सर्विस का नाम आप लोग मुझे जरा बताएंगे, जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बोलेंगे। EC2, एब्सोल्युटली। AWS की एक सर्विस EC2 है। ऐसे AWS के अंदर कितनी सर्विसेज हैं? बॉस 200 से 300 के ऊपर है, ठीक है। आगे जब आप लोगों का सेशंस होंगे, तब आप लोगों को दिखा भी दूंगा वो चीज में, विथ प्रूफ आपके सामने रहेगा कि हाउ मेनी सर्विसेज देयर आर। AWS की अलग अलग यूज केसेस, अलग अलग कंपनीज को ओवर द एंटायर ग्लोब AWS इज ऑफरिंग दीज थिंग्स। बट इसका जो बैकबोन है, ये सारी चीजों का जो बैकबोन है, जिसको अपन बोलते हैं स्पाइन नेटवर्क, AWS का जो स्पाइन नेटवर्क रहता है, जो AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, ये सारी चीजें समझने के पहले अपने को ये तो समझना पड़ेगा ना कि AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, राइट। तो अब ये जो AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये अपन आज एक ओवरव्यू इस चीज का ले लेंगे। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल सर्विसेज अपन इंडिविजुअली देखेंगे अलग अलग सेशंस के अंदर, बट एट द वेरी लीस्ट अभी एक ओवरव्यू अपने को लेना जरूरी है इस चीज का। तो अब अपन ने क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह समझ लिया कि बॉस एग्जैक्टली व्हाट इज देयर, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे लोग अभी बज़वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है, डिप्लॉय कैसे करते हैं नो आइडिया, बट ठीक है, टर्मिनोलॉजी होना नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे जीरो डाउन टाइम बोलेंगे, कुछ लोग मुझे SLAs की बात करेंगे, SLA में अवेलेबिलिटी का SLA बोलेंगे वो लोग कि बॉस वी हैव 5 नाइन्स ऑफ अवेलेबिलिटी। कुछ लोग बोलेंगे ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे, डेटा ड्यूरेबिलिटी की, दे विल टॉक अबाउट 11 नाइन्स ऑफ durability. There might be some people over here who might be talking about disaster recovery, ठीक है, डिजास्टर रिकवरी, बैकअप एंड रिस्टोर। दे माइट बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट डिफरेंट वर्बियाज आप लोग यूज करते जाएंगे। ये सारे वर्बियाज, ये सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे इट बॉइल्स डाउन टू, सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, सब अपन आगे जाके देख लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है, बट ऑल ऑफ इट boils down to managing your IT resources, ठीक है। Everything boils down to managing your IT resources. तो what exactly are these IT resources? How do we manage them? How do we leverage AWS का global infrastructure? Let's have a look. मैं अपना स्क्रीन शेयर चेंज करता हूं। स्क्रीन अभी भी विजिबल होगी, चेंज करिए मैंने, बट इट वुड स्टिल बी विजिबल, राइट। तो AWS के अंदर देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एज अ, अभी अपन ने बात करी थी, कहां गया, अभी अपन ने बात करी थी
एक्सक्यूज मी, कि बॉस आपका AWS का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपन लेवरेज कर रहे हैं वेन एवर वी आर रिक्वेस्टिंग इट टू डिप्लॉय सर्टेन रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज AWS अपने खुद के डेटा सेंटर्स में डिप्लॉय कर रहा होगा कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे डेटा सेंटर किस चिड़िया का नाम है ये पता है सब लोगों को कि नहीं? नहीं है तो पूछ लो। डेटा सेंटर पता है, राइट? हाँ, डेटा सेंटर पता है, रैक्स देखे हुए हैं सब लोगों ने, मेन फ्रेम्स का वो फोटोज देख रखे हैं, रैक्स देख रखे हैं, कैबिनेट्स देख रखे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखे, मेजोरिटी ऑफ द लोग तो बोल रहे देख लिए, तो जिन्होंने नहीं देखे वो जरा पुराने सेशंस एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब AWS भी खुद के डेटा सेंटर्स या खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करता होगा, ग्लोबली मेंटेन करता होगा वो सारी चीजें, राइट? तो लेट्स हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। यहां पे AWS का जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा इसको बड़ा करता हूं मैं, आप लोगों को ये पूरे दुनिया का मैप दिख रहा है? ये मैप के ऊपर आर यू एबल टू सी दीज स्मॉल लिटिल डॉट्स ग्रीन कलर के अपने? ये वो रीजन्स हैं, ये वो लोकेशंस हैं ग्लोबली, ये सारे लोकेशंस हैं जहां पे आपके डेटा सेंटर्स जो रहते हैं, AWS के डेटा सेंटर्स जो रहते हैं वो लोकेटेड रहते हैं। ठीक है, अब इधर AWS ने एक डेटा सेंटर मेंटेन किया है, 2 किया है, 3 किया है, वो सारी चीजें अपन समझेंगे। बट as you can see globally AWS has this kind of a data center physically में, हाँ, physically they have data centers, they have buildings that are filled with racks and cabinets and your physical servers and bare metal infrastructures जो उधर के यूजर्स को अलाउ कर रहे हैं, उधर के एंटरप्राइज यूजर्स को अलाउ कर रहे हैं टू डिप्लॉय देयर products, to deploy their solutions on the AWS cloud. अब यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे हैं बॉस ये ऑरेंज कलर क्या है? ऑरेंज कलर कुछ नहीं है कि बॉस व्हाट फ्यूचर में व्हाट अनदर रीजन AWS इज लुकिंग टू ऑफर। इंडिया में अभी तक उसका एक ही रीजन चल रहा था, दैट वाज योर मुंबई रीजन। ठीक है, कहाँ गया मुंबई रीजन? ठीक है, मुंबई रीजन था आपका जो अभी चल रहा था AWS का। अब AWS is going to launch another region coming soon में, उनका है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, हैदराबाद के अंदर उनका है, अभी उन्होंने री इन्वेंट में इस चीज का अनाउंसमेंट भी किया हुआ था। तो दैट विल इवेंचुअली कम आउट एंड एवरीथिंग। अपने यूएस में कितने रीजन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 रीजन्स है। नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, Oregon and North California। 7 कहां पकड़ रहे हो? 7 कहां पकड़ रहे हो? वो कनाडा है ऊपर बॉस, दैट इज कनाडा सेंट्रल एंड कनाडा वेस्ट, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, और इधर यहां पे गव क्लाउड देख रहे हो आप लोग, AWS गव क्लाउड, दैट इज बेसिकली उनका AWS का ही एक सेपरेट रीजन जो AWS यूएस की गवर्नमेंट के लिए रखा हुआ है, जहां पे यूएस गवर्नमेंट के एप्लीकेशंस डिप्लॉय होते हैं। सो यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी दैट इज देयर। सिक्योरिटी हर जगह पर है, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, सिक्योरिटी इज देयर, इज प्रेवलेंट एवरीवेयर, बट क्या है, गवर्नमेंट है। अच्छा, एंड सैफुद्दीन जी बोल रहे हैं व्हाई आर दे नॉट यूजिंग वर्चुअल सर्वर्स? आता हूं सैफ जी, उसके ऊपर भी आता हूं, चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, एंड आता हूं उसके ऊपर, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, चिंता की बात नहीं है। अभी AWS के इतने सारे फिजिकल लोकेशंस है, इतने सारे फिजिकल रीजन्स है, तो अपने को ये चीज समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ रीजन, व्हाट इज एन अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, अभी अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, ठीक है, एक बार एशिया पैसिफिक में आता हूं, इंडिया में ही आता हूं। इंडिया में इनके कहा गया मुंबई रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है। ठीक है, यू हैव ऑन टॉप ऑफ दोज अवेलेबिलिटी जोन्स यू हैव अ लॉट ऑफ लोकल जोन्स, यू हैव AWS वेवलेंथ, आउटपोस्ट सर्विसेज, काफी कुछ है। ठीक है, कंप्लायंस के ऊपर भी काफी कुछ है।
तो ये सारी चीजें को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ रीजन, व्हाट इज एन अवेलेबिलिटी जोन। बाकी और जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें रहेंगी, अभी तो बहुत आसान है, जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें रहेगी वो अपन समझ लेंगे आगे के सेशंस में। बीपीसी वगैरह में आपको मैं थोड़ा और क्लैरिटी दे दूंगा, ठीक है। बट एटलीस्ट आप लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू तो रहना चाहिए। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट AWS क्लाउड, उसका अगर मैं ब्रेकअप करूं इंफ्रास्ट्रक्चर का, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसका जो सबसे बड़ा चंक रहेगा, वन इज अ थिंग कॉल्ड एज रीजन्स, अनदर इज अ थिंग कॉल्ड एज अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है। ये दो अलग अलग चीजें जो अपने अपन अभी देख लेते हैं एक बार क्या होती है। Region is nothing but a geographical boundary. Availability zone is nothing but a physical data center. ठीक है, यहां ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है। सर बेयर मेटल क्या है? बेयर मेटल इज अ, कोई जवाब देगा मोहसिन जी को एक बार? बेयर मेटल का क्या है कि मैं दूं? जब अभी अपन एक बार फिर से जाएंगे ना मैक के ऊपर, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि एग्जैक्टली व्हाट अ बेयर मेटल सर्वर लुक्स लाइक। ये एक कैबिनेट दिख रहा है आप लोग को जो अभी मैंने ड्रॉ किया है। इस कैबिनेट के अंदर यू हैव मल्टीपल रैक्स। ये रैक्स के अंदर आपके एक्चुअली फिजिकल सीपीयू, एचडीडी, रैम, निक रहते हैं। तो ये जो फिजिकल सर्वर्स रहते हैं, वो फिजिकल सर्वर्स अगर आईबीएम के रहते हैं तो आईबीएम उसको बेयर मेटल बुलाता है। दैट्स इट, ठीक है, दैट्स अबाउट इट। अभी के लिए इतना ही समझ के चलो, फोटो वगैरह देख लेना, कोई टेंशन नहीं है। बट ये जो सर्वर्स है, ये जो फिजिकल सर्वर्स है, ये जो बेयर मेटल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट हैज टू बी लोकेटेड समवेयर, दैट हैज टू बी कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क so that it can communicate with each other. बोलिए। Absolutely yes. तो वो सारी चीजें अपनी AWS कैसे करता है वो अपने को समझना है, ठीक है। यहां पे AWS एक्चुअली, इसको मैंने ऐसे भी लिखा हुआ है, आई कैन पुट इट अ डिफरेंट वे, दैट इज AWS क्लाउड। मेरे पास मेरा रीजन है, ठीक है। लेट्स से मैंने मेरा रीजन लिया मुंबई, ठीक है। मुंबई रीजन, या फिर ऊपर सबने देखा एक बार कभी कोड में एपी साउथ 1 लिखा रहता है यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में, ठीक है। एपी साउथ 1 इज नथिंग बट एशिया पैसिफिक। ये AWS की नेमिंग की टर्मिनोलॉजी है, नेमिंग कन्वेंशन है AWS का, कि एशिया पैसिफिक साउथ के अंदर जो पहला रीजन इन्होंने लॉन्च किया था, दैट इज द मुंबई रीजन, ठीक है। वैसे ही उन्होंने क्या बोलते हैं, यूएस ईस्ट भी रखा हुआ है, यूएस ईस्ट 1 भी रखा हुआ है, नॉर्थ वर्जीनिया। आपका EU सेंट्रल 1 भी रखा हुआ है, EU सेंट्रल 1 इज योर जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, ठीक है। अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग जगह के कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। बट ये जो सर्व किया जाता है, ये जो रीजन रहता है, वुड यू लाइक your cloud provider or your workload to be run in one single data center or multiple data centers for high availability, for durability, for all the SLAs जो अभी ऊपर मैंने भी बड़बड़ करी अभी पिछले कितने सेशन से, सर भी आप लोग को जो बता रहे थे, ठीक है। मल्टीपल डेटा सेंटर्स में अपने को अपना वर्कलोड चाहिए ना रन करने के लिए, तो वो मल्टीपल डेटा सेंटर्स जो रहेंगे, दे हैव टू बी फिजिकली लोकेटेड समवेयर। दे आर फिजिकली लोकेटेड AWS के अंदर, उनको अपन अवेलेबिलिटी जोन्स बोलते हैं, ठीक है। इन अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर, ठीक है, इन अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर उनके फिजिकल डेटा सेंटर्स रहते हैं, ठीक है।
और ये जो डेटा सेंटर्स रहते हैं इनके अंदर ये एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। एडब्ल्यूएस अपने को बताता है क्या कि वो एक अवेलेबिलिटी जोन के लिए कितने डेटा सेंटर्स को कोलेट कर रहा है? नहीं। AWS just talks to us in terms of SLA। वो ये अपने को बोलता है कि बॉस अगर आप लोगों ने मेरी EC2 की सर्विस ली तो आपका SLA इतना है, अगर आपने S3 यूज किया तो आपका SLA इतना है, अगर आपने VPC यूज किया तो ये चीज, अगर आपने RDS यूज किया, EMR यूज किया, अलग अलग सर्विसेज है, अब ये नाम भी नहीं सुने होंगे बट डोंट वरी, सबका अपना अपना SLA रहता है। व्हाट इज एन SLA? कोई बता सकता है मुझे? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज एन SLA? SLA इज नथिंग बट अ सर्विस लेवल अग्रीमेंट। मैंने अभी बोला था कि ये सारी एंटरप्राइज की चीजें हैं, B2B चलता है सारी चीजें, राइट? तो अगर B2B चलता है, बिजनेस टू बिजनेस काम चलता है, तो डज AWS ओवर हियर नीड टू गिव इट्स कस्टमर गारंटी दैट बॉस मेरी जो सर्विसेज है वो 99.999, वो जो 11 नाइन्स है, परसेंट ऑफ द टाइम अप एंड रनिंग रहेगी? You can rely on my services to deploy your applications, right? तो ये जो अग्रीमेंट करता है AWS with its businesses, with its enterprise customers, जिसके अंदर ये सारे मेट्रिक्स जो अपन ने ऊपर मेंशन किए हुए हैं कि बॉस मेरा अप टाइम इतना रहेगा, मेरे डेटा की ड्यूरेबिलिटी इतनी रहेगी, ये सारी चीजें जो AWS एक प्रॉपर अग्रीमेंट में साइन करके देता है कि बॉस दैट हैज सर्टेन वैलिडिटी। अगर मान लीजिए AWS ने उसका SLA ब्रीच किया, AWS ने बोला कि बॉस आपको, जैसे AWS बोलता है राउट 53 उसकी DNS की सर्विस है, ठीक है, वो सर्विस के ऊपर 100% SLA है, ओनली सर्विस जिसको 100% SLA मिलता है। अगर मान लीजिए राउट 53 डाउन जाता है उनका DNS का सर्विस, व्हाट विल हैपन? AWS has broken the service level, penalty, exactly, penalty। बिजनेस बोलेगा कि बॉस यू हैव कॉस्ट मी मनी by breaking your SLA, you have cost me money, now pay a penalty, simple। तो ये कॉन्सेप्ट अब अपने को समझ में आना चाहिए SLAs वगैरह का, ठीक है। नाउ यू हैव AWS जो ये डिस्क्रीट डेटा सेंटर्स बोलता है, जो आपके DCs रहते हैं, जो आपके अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर डिप्लॉयड रहता है, इसी की वजह से इसके पास होता है रिडंडेंट पावर, नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें AWS अपने डेटा सेंटर्स को देता है, ठीक है। हाउ कैन SLA बी ब्रोकन? नहीं अंसारी जी, फुलफिल किया क्या AWS ने? मान लीजिए अगर उन्होंने बोला राउट 53 के अंदर कि बॉस यू विल नॉट इनकर एनी काइंड ऑफ डाउन टाइम, मेरी ये सर्विस कभी डाउन ही नहीं जाएगी, तो और अगर वो सर्विस डाउन चली गई इवन फॉर 1 सेकेंड, देन हैज दैट SLA बीन ब्रीच्ड? 10 मिनट छोड़ो, 1 मिनट भी बोल रहा हूं मैं सतीश जी, ब्रीच हुआ कि नहीं आपका SLA? हुआ। वो 1 मिनट का भी पेनल्टी लगेगा कि नहीं? वो भी आपको ऐसा ऑटोमेटेड फैशन होना चाहिए कि नहीं कि बॉस ब्रीच हुआ, इधर से पैसा कट। सर ने आपको लीस्ट लाइन के बारे में बताया था, लीस्ट लाइन याद है सब लोग को? ब्रॉडबैंड क्या होता है? ब्रॉडबैंड इज नथिंग बट अ शेयर्ड लाइन। ये शेयर्ड होता है एक पर्टिकुलर नोड के ऊपर, अपने पूरे सोसाइटी का, अपने पूरे अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट बंगलोज रहते हैं, वो सबका जो कॉस्ट रहता है, सबका जो लाइन रहती है वो शेयर्ड रहती है। लीस्ट लाइन में इट्स अ डेडिकेटेड लाइन ओनली फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, और वो डेडिकेटेड लाइन में अगर कोई भी डाउन टाइम आया, टाटा वगैरह देते हैं, तो पेनल्टी चार्ज होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पे भी कॉन्सेप्ट इज क्वाइट सिमिलर, ठीक है, कि बॉस AWS रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि बॉस लेट्स से अगर मेरा यहाँ पे कंप्यूटर्स कितने लोगों ने यूज किया, मतलब बड़े टावर PCs की बात कर रहा हूं मैं,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैपटॉप्स या घर में नॉट यूज्ड चलो ठीक है, इन्वर्टर तो होगा सबके घर में। सो इन्वर्टर्स देखे तो होंगे इन्वर्टर्स, लोगों ने इन्वर्टर्स देखे हैं राइट, कम से कम। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर आप लोगों के यहाँ पे पावर जाती है तो डू यू वांट इंटरप्शंस इन योर वर्कलोड? आप लोग कुछ काम कर रहे होते हैं एंड डू यू वांट इंटरप्शंस इन दैट, कि बॉस अपना पावर आएगी तब काम वापस से चालू करेंगे? पॉसिबल है क्या? नहीं, इसलिए घर में ही लोग इन्वर्टर लगा के रखते हैं। ठीक है, मान लो अगर वो एक इन्वर्टर फेल हो गया तो क्या होगा? यूपीएस तो रहेगा, यूपीएस है आपके पास। ठीक है, यूपीएस विल गिव यू अराउंड 15 मिनट्स ऑफ पावर, जो आपके छोटे वाले यूपीएस रहते हैं। ठीक है, इन्वर्टर यूपीएस जो रहते हैं वो आपको शायद 2 3 4 घंटे दे दें, 6 घंटा दे दें। ठीक है, मान लो उसके बाद भी नहीं आई पावर, या वो इन्वर्टर में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया, फेल हो गया, देन व्हाट विल हैपन? वो इन्वर्टर में ही प्रॉब्लम आ गया, खत्म। दैट इज वाई डू यू नीड रिडंडेंसी इन पावर, कि बॉस इफ if there's a power loss, if there's a power cut, then I should basically have generators, then I should have इन्वर्टर्स, बैटरी बैकअप्स। ये सारी चीजें एक लगेगी कि मल्टीपल लगेंगी? मल्टीपल लगेगी, जस्ट सो दैट इफ वन फेल्स यू स्टिल हैव द अदर टू रिलाई ऑन। तो इसको, ये होता है रिडंडेंसी का पार्ट। ऑफ कोर्स अपने डेटा के केस में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 3 रेप्लिकेशंस ऑफ डेटा, वहां पे रिडंडेंसी इज अ बिट डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं रिडंडेंट पावर की बात कर रहा हूं, वहां पे डेटा की रिडंडेंसी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। ठीक है, तो व्हेन AWS सेज कि बॉस मेरे हर एक डेटा सेंटर के अंदर रिडंडेंट पावर है, वी हैव रिडंडेंट लीस्ट लाइंस, वहां पे भी नेटवर्क की जो लाइंस रहेंगी, डू यू थिंक इतने बड़े सिस्टम को एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, एक सिंगल लीस्ट लाइन से काम हो जाएगा उनका? सवाल ही पैदा नहीं होता। AWS इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो दुनिया में डिफरेंट सिटीज के बीच में उनके खुद के फाइबर ऑप्टिक के केबल्स डिप्लॉय करती है। ठीक है, AWS भी करता है, GCP भी करता है, एश्योर भी करता है, सब लोग करते हैं। इवन बिग डेटा सेंटर्स जो इंडिया में है वो भी लोग करते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो फाइबर ऑप्टिक की लाइंस है जो एक्चुअली डिप्लॉय होती हैं, ये सारी लाइंस जो रहता है, ये जो नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी AWS खुद ओन करता है। हमेशा याद रखना, तभी वो ये सारी चीजों की इतनी गारंटी ले सकता है। आप लोग ऑनेस्टली टेल मी, आप लोग किसी और चीज की गारंटी ले सकते हैं क्या? समथिंग दैट यू डू नॉट ओन, समथिंग दैट यू डू नॉट ऑपरेट, कैन यू टेक गारंटीज ऑफ दोज थिंग्स? बट कैन यू टेक अ गारंटी ऑफ समथिंग दैट यू ऑलरेडी ओन, जो आप यूज करते हैं, जो आप खुद मेंटेन करते हैं? Absolutely, logic वही है। AWS owns these data centers, AWS owns this network infrastructure, it operates all of these services and infrastructures so that वो ये सारी चीजें आपको दे पाए। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि बॉस, अगर भले ही मेरा जो डेटा सेंटर्स हैं, इवन इफ आई हैव मल्टीपल डेटा सेंटर्स, अगर मेरी पूरी सिटी डूब गई तो क्या होगा? सारे डेटा सेंटर्स जाएंगे कि नहीं? रिडंडेंट पावर होने दो, कुछ भी होने दो, डूब ही गया पूरा। कैसे, वो समझो। इफ आई हैव डेटा सेंटर्स, अगर मान लीजिए मेरे पास जो मेरे डेटा सेंटर्स हैं, दे आर देयर इन ऑल ओवर इंडिया। इंडिया मतलब मुंबई रीजन फॉर AWS मुंबई रीजन। मेरा एक डेटा सेंटर की लोकेशन दूसरे डेटा सेंटर की लोकेशन से के 100 किलोमीटर्स के बीच में रहेगी। ठीक है, ये चीज समझना। लेट्स से दिस इज माय अवेलेबिलिटी जोन।
ठीक है, ये है मेरा एक एजी, AZ1 बोलता हूं मैं। AZ1 जो है मेरा AZ1, AZ2 एंड AZ3। AZ3, ठीक है। ये तीन मेरे पास मेरे अवेलेबिलिटी जोन्स है। ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन्स एक ही रीजन के अंडर आएंगे। ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन जो रहेंगे, दिस विल ऑल बी अ पार्ट ऑफ AP South 1, दैट इज द मुंबई AWS रीजन, राइट। और ये तीनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, ये तीनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, देयर वुडंट बी, मतलब यूजुअली AWS बोलता है कि बॉस आपका 100 किलोमीटर्स का डिफरेंस रहता है यूजुअली, ठीक है। 100 किलोमीटर का आपका डिफरेंस रहता है बिटवीन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स। ये क्यों है? व्हाई इज दिस 100? नंबर वन, आपको तीन सेपरेट एजीज क्यों मेंटेन करना है? बिकॉज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एनी एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड क्या हुआ? आपके सुनामीज, अर्थक्वेक्स, टोर्नेडोज, व्हाटएवर, एनी नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। बट 100 किलोमीटर्स के एरिया में क्यों रखना है अब आपको अवेलेबिलिटी जोन्स? व्हाई? बिकॉज जितना ज्यादा दूर फिजिकली कोई चीज, जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा आपका, उतना, और आपका जो नेटवर्क की जो लाइन है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेटवर्क लाइन राइट नाउ, ठीक है। इफ दैट नेटवर्क की लाइन गेट्स लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर, देन लेटेंसी आएगी आपको। नेटवर्क की लेटेंसी आपकी इंपैक्ट होगी। सो मान लीजिए अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करी है, फॉर रिडंडेंसी आई हैव डिप्लॉयड इट इन 1A, 1B एंड 1C। अगर इन तीनों के बीच में बहुत ज्यादा लेटेंसी होगी, तो विल माय एप्लीकेशन बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली? Absolutely not. So because it won't be able to function properly because of latency issues, AWS बोलता है कि बॉस मेरे तीन अवेलेबिलिटी जोन जो रहेंगे वो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेंगे। वाई 100 किलोमीटर्स? एग्जैक्टली फाइबर ऑप्टिक लाइन होती क्या पता है लोगों को? नहीं? तो समझ लो उसको, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं पता होना, जो लोग नहीं बोलते हैं ना व्हेन इट कम्स टू मेरे सेशंस और नोइंग, मुझे वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं। रीजन बीइंग कि जब वो लोग बोलते हैं कि बॉस मुझे नहीं पता है कोई चीज, प्लीज बता दीजिए, तो दैट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो वो चीज हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी बुरा मत लगाना कि वेदर यू नॉट नो समथिंग, ऑलवेज स्पीक। सो अगर ये जो फाइबर ऑप्टिक की आपकी लाइन है, ठीक है, ये फाइबर ऑप्टिक का जो चैनल रहता है, फाइबर ऑप्टिक की लाइन रहती है, इसके अंदर लाइट के पैकेट्स ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। लिटरली आप लाइट स्पीड के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं। इज देयर एनीथिंग फास्टर देन लाइट इन आवर वर्ल्ड? बट लाइट को भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में टाइम लगता है कि नहीं? ये तो सिर्फ आपकी फाइबर ऑप्टिक की चैनल है, उसके ऊपर आपके स्विचेस रहते हैं, आपके पास अदर हार्डवेयर रहता है which needs to work in tandem with this line, जिसको इसके साथ काम करना पड़ता है। भले ये लाइट स्पीड पे काम कर रही है, ये लोग तो उससे बहुत कम काम कर रहे हैं ना, उससे उससे बहुत कम की स्पीड पे काम कर रहे हैं। तो व्हेन योर डिस्टेंस इंक्रीजेस, सिमिलरली योर लेटेंसी इज व्हाट? मान लो यहां से अगर मैंने, ओके, इसको ऐसे समझो, let's say I'm sitting over here in place X, और या आप लोगों ने अपने घर से, आप लोगों ने अगर अपने घर से आवाज दी बाहर, नीचे आपके मॉम नीचे वॉक कर रही है, और आपकी मॉम ने आपको मतलब सॉरी, आप लोग नीचे खेल रहे हैं और मॉम ने ऊपर से अगर आपको आवाज दी, तो उसमें आपका रिस्पॉन्स जल्दी आता है कि आप लोग अगर सेम घर में होंगे तो आपको जल्दी से रिस्पॉन्स मिलेगा? कब मिलेगा? घर में, घर के अंदर। बाहर अगर हो आप, तो टाइम लगता है ना रिस्पॉन्स आने में। डिपेंड्स ऑन मॉम्स मूड। हाँ ठीक है, चलो क्या आप लोग भी, बट ठीक है। सिमिलरली इफ
लॉजिक को ऐसा रखो कि यार अगर अगर मुझे एक्सेस करना है कोई चीज पुणे से लेके मुंबई में, इफ समथिंग इज डिप्लॉयड इन मुंबई, ठीक है, इफ समथिंग इज डिप्लॉयड इन मुंबई एंड माय कस्टमर्स नीड टू एक्सेस इट फ्रॉम पुणे, एंड if something is deployed in Mumbai and say that website needs to be accessed in a corner of northeast, ठीक है, let's say उसको गुवाहाटी से कोई एक्सेस करेगा, तो will they face the same amount of latency? Will they get the response that quickly? और वो response जो होगा वो milliseconds में होगा, ठीक है, it's not even going to be in seconds, but it's going to be in milliseconds, ठीक है। तो अगर वो response milliseconds में भी है, but if it is higher, अगर वो ज्यादा है, तो चलेगा क्या ऑर्गेनाइजेशन को? लेट्स से माय एप्लीकेशन डिमांड्स अ लोअर देन 300 मिलीसेकेंड्स का लेटेंसी, तो और अगर मैंने अपना एक एप्लीकेशन वर्कलोड, ठीक है, लेट्स से मैंने अपना एक एप्लीकेशन वर्कलोड चेन्नई में डाला और एक एप्लीकेशन वर्कलोड अपन बोल देते हैं कि बॉस दिल्ली में रख रहे हैं अपन, ठीक है, नाउ इतना बड़ा डिस्टेंस है, तो मे बी थ्रू ऑप्टिमाइजेशन दे माइट स्टिल बी एबल टू डू इट, बट अगर मान लीजिए मेरा वर्कलोड चेन्नई में है और उसको कोई यूरोपियन अपने जर्मनी से एक्सेस कर रहा है या कर रही है, तो जर्मनी से और चेन्नई के बीच में जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, अपने को जियोग्राफिकल डिस्टेंस से कोई मतलब है क्या? एब्सोल्युटली नॉट। अपने को मतलब किससे है कि बॉस जो पीछे नेटवर्क है वो नेटवर्क के अंदर आपको राउट्स में कितने हॉप्स लेने पड़ रहे हैं, आपको वो नेटवर्क, आपका वो नेटवर्क जो है वो कितना ज्यादा बड़ा है, एंड उसकी वजह से आपको कितने लेटेंसी, कितना रिस्पॉन्स टाइम में इश्यूज आ रहे हैं। सब लोगों ने नोटिस किया था, मैंने यहाँ पे सेशन चालू करने के पहले एक बार स्पीड टेस्ट रन किया था, वहां पे आप लोगों की नजर गई होगी स्पीड के ऊपर, मेरी नजर गई थी वहां पे लेटेंसी के ऊपर कि बॉस एम आई गेटिंग अ रिस्पॉन्स विद इन 5 to 4 मिली सेकेंड्स, ठीक है। रीजन है उसके पीछे, दैट इज बिकॉज मेरी मेरे जो इंटरनेट के पैकेट्स हैं वो भले ही 240 मेगाबाइट्स पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहे हैं, बट लेटेंसी कितनी ज्यादा है। अगर मान लीजिए मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन रन करनी है, some application like Hadoop, something that requires data transformation, something that requires a lot of processing, और उसके अंदर मुझे वो चीज करनी थी विद इन 300 मिली सेकेंड्स, बट मेरी जो लेटेंसी है नेटवर्क के ऊपर, दैट लेटेंसी इज कमिंग अप टू 1000 मिली सेकेंड्स। पॉसिबल है चलना कि विल आई स्टार्ट सीइंग एरर्स? एग्जैक्टली। तो इसीलिए ये लेटेंसी का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए AWS ने अपने अवेलेबिलिटी जोन्स को डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। अब ये तीन फिजिकली सेपरेटेड अवेलेबिलिटी जोन्स हो गए, 3 और मोर डेटा सेंटर्स हो गए, एवरी डेटा सेंटर विल हैव इंडिपेंडेंट पावर, कूलिंग, फिजिकल सिक्योरिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, अल्ट्रा लो लेटेंसी नेटवर्क्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें रहेंगी, ये सब चीजें एक रीजन के अंदर डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। आप लोग जब एक EC2 जब आप लोग एक EC2 में एक लिनक्स का सर्वर, ठीक है, इस बार मैंने बोला है लिनक्स का सर्वर मतलब दिस इज अ सॉफ्टवेयर सर्वर, राइट? सॉफ्टवेयर सर्वर है कि नहीं जब मैं लिनक्स का सर्वर बोल रहा हूं तो? बोलो। हाँ। सो अगर मैंने एक EC2 इंस्टेंस लिया है तो am I requesting AWS for some CPU, for some SSD, for some amount of RAM and for some amount of NIC in one of their data centers? ठीक है, मैं IT रिसोर्सेज ही तो प्रोविजन कर रहा हूं, उसके ऊपर मैं बोल रहा हूं कि बॉस मुझे लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो AWS क्या बोलता है कि बॉस मेरे जो अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, ठीक है, इन अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर आई हैव
machines. I have multiple physical machines. I have racks of equipment, each with its own redundant power and so on and so forth. वो सारी चीजें दिमाग में रखो. इस इन मशीन्स के इस रैक के एक छोटे से पार्ट में सीपीयू के अंदर, वो सीपीयू का भी एक छोटा सा इंस्टेंस, एक उस सीपीयू, उस रैम, उस एसएसडी का भी एक छोटा सा टुकड़ा वर्चुअलाइज्ड फैशन में, ठीक है, आपको वो एज एन EC2 इंस्टेंस दे रहे हैं. ठीक है, अब वो वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, कैसे होता है, वो सब अपन आगे देखेंगे. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट what exactly is virtualization at this point, but अगर पता होगा तो that's also absolutely fine. ठीक है, यहाँ पे अपना डेटा सेंटर का सेशन हुआ नहीं है ना अभी तक. सर का डेटा सेंटर का सेशन पेंडिंग है, राइट? ठीक है, ठीक है. तो वो सर जब लेंगे तब आप लोग को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि बॉस वर्चुअलाइजेशन क्या है, डेटा सेंटर्स कैसी चीज, कैसे काम करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, अब वर्चुअलाइजेशन हैं आपके. चलो ये, बट ये समझ में आ गया कि बॉस अपना AWS का स्पाइन नेटवर्क क्या है, रीजन्स क्या है, अवेलेबिलिटी जोन्स क्या है. ठीक है, अब लेट्स से मेरा मुंबई रीजन है, ठीक है, और मैंने बोला कि मेरे जो तीनों अवेलेबिलिटी जोन्स हैं वो बी इट मुंबई रीजन में होते हुए भी उसके 100 किलोमीटर्स के रेडियस में रहेंगे. तो डज दैट नॉट मीन कि द रेस्ट ऑफ द इंडिया इज अंडरसर्व्ड? विनायक जी पूछ रहे हैं कि बॉस मुंबई में बारिश का पानी आता है, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, देन डेटा सेंटर मुंबई में कैसे है? डेटा सेंटर का आपका सेशन देखना, पता पड़ जाएगा. जब सर लेंगे आपका तब आपको वो चीज क्लियर कर देंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, बाकी लोगों ने वाशी जिंदाबाद बोल के आंसर तो दे ही दिया है, बट ठीक है. बट एग्जैक्ट लोकेशन डेटा सेंटर की कभी भी रिवील हो करता है क्या AWS? बताइए. Does AWS reveal the exact location of its data center? नहीं, absolutely not. करता ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दे. एंड व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट मुंबई, इज इट सेइंग कि वो मुंबई सिटी के अंदर है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर है, कि बस मुंबई के जनरल एरिया में कहीं पे भी हो सकता है? वो जनरल मुंबई के एरिया में कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है, जैसे बहुत लोग यहाँ पे पुणे में कौन कौन रहता है वैसे? हु ऑल लिव्स इन पुणे यहाँ पे? है मेजॉरिटी ऑफ द लोग. है ना? अब मुझे एक बात बताओ, पुणे के अंदर मल्टीपल म्यूनिसिपैलिटीज हैं. एक तो पुणे PMC है अपना, दूसरा PCMC है, तलेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है. किसी को अगर याद नहीं होगा तो बता देता हूं. मल्टीपल कैंटोनमेंट बोर्ड्स है, देहू रोड कैंट भी है. जहां अगर थोड़ा अपने घर के सर्कल से बाहर निकलेंगे तो पता पड़ेगा. बट ये सारी चीजें पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, इंक्लूडिंग लोनावला. एग्जैक्टली exactly. तो वो चीजें अपने दिमाग में रखनी है. ठीक है, जस्ट बिकॉज people are used to thinking about Pune in a certain way or Mumbai in a certain way does not mean that the reality is that way, does not mean that organizations think of it that way. Technically बोला जाए तो पुणे सिटी के अंदर तो हिंजवड़ी भी नहीं आता है. आता है क्या? हिंजवड़ी ना तो पुणे सिटी में आता है, ना तो PCMC में आता है, ना तो कहीं पे भी नहीं आता. नहीं, ग्राम पंचायत है वो प्रॉपर. बट स्टिल इट कम्स अंडर पुणे डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, एनी विच वेज लेट्स नॉट गेट डाइवर्टेड. तो ये अपने अवेलेबिलिटी जोन्स रहते हैं, अपने रीजन्स रहते हैं. ठीक है, नाउ अगर मैंने बोला कि बॉस ये मुंबई के इतने आसपास है, और अब AWS बोल रहा है कि वो एक और रीजन लॉन्च करेगा हैदराबाद के अंदर. ठीक है, इट इज कमिंग सून, आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल. ठीक है, तो ये जो मल्टीपल रीजन्स है, will they satisfy sub millisecond demands
ऑफ अदर रीजन्स, ऑफ से अदर फिजिकल रीजन्स लाइक से दिल्ली हो गया या नॉर्थ ईस्ट हो गया, या इन रीजन्स में आपको वो चीज मिल पाती है? तो उसके लिए एडब्ल्यूएस क्या करता है? एडब्ल्यूएस बोलता है कि बॉस मैं फुल ब्लोन डेटा सेंटर्स रखने की बजाय लोकल जोन्स रख सकता हूं। ठीक है, कि बॉस आप लोगों के यूजर्स को, अच्छा, यहाँ पे सब लोग इंस्टाग्राम वगैरह कितने ही लोग यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कितने लोग यूज करते हैं? सबने सुना तो होगा ही। ये एप्लीकेशंस, अगर आपने इसके इन एप्लीकेशंस के अंदर रिफ्रेश किया, एंड अगर आपके वीडियोस या आपके फोटोज या जो भी है उसको आने में 15 सेकेंड का टाइम लगा, तो वुड एनीबडी यूज दीज एप्लीकेशंस? किसी के पास इतना टाइम है क्या कि बॉस एक रिफ्रेश के बाद 15 मिनट वेट करेंगे? बाय द टाइम आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट पोस्ट इज अप एंड रनिंग, इज इट नॉट? पीछे बैकएंड में मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स रन होके, रिकमेंडेशंस जनरेट होके, सारी चीजें आपके पास लाइन से लिस्टेड रहती है कि बॉस इस आदमी को या इस औरत को अपने एप्लीकेशन से, अपने प्लेटफॉर्म से हिलने नहीं देना है। कीप द पर्सन एडिक्टेड, कीप द पर्सन ऑन दैट एप्लीकेशन फॉर एज मच अमाउंट ऑफ टाइम एज पॉसिबल। ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे होती है? विथ मिनिमम अमाउंट्स ऑफ लेटेंसी। और उसी लेटेंसी को आपके एंड यूजर्स के लिए, आपके मतलब एंटरप्राइजेस के एंड यूजर्स को, एंटरप्राइजेस के एंड यूजर्स के लिए वो लेटेंसी कम करने के लिए यू हैव AWS लोकल जोन्स। ठीक है, अब वेवलेंथ वगैरह भी बहुत कुछ चीजें हैं। ठीक है, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आउटपोस्ट नाम की भी बहुत सारी चीजें जो अपन आगे जाके देखेंगे। आज सारी चीजें आज देखने की जरूरत नहीं है आपको। बट जो मेन चीजें आपको समझनी है कि बॉस AWS का जो ये एनवायरनमेंट है, AWS का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज अ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज secured enough to be to be actually hosting गवर्नमेंट्स के एप्लीकेशंस। गवर्नमेंट्स के एप्लीकेशंस को सिक्योरिटी बहुत ज्यादा लगती है। एंटरप्राइजेस के एप्लीकेशंस, ये सारी चीजों को यूज करने के लिए वो सिक्योर्ड भी रहते हैं, वो हाई अवेलेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स भी देते हैं। आप ये सारी चीजें होने के बाद, एक्चुअली उसके बहुत पहले ही हो जाता है, किसी ने कंप्लायंस के बारे में सुना है? कंप्लायंस के बारे में किसी ने सुना है? क्या होता है कंप्लायंस? चलो, जिन्होंने नहीं सुना है वो आज सुन लेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होते हैं। अच्छा, सर ने आपको ये सवाल तो पूछा ही होगा, मैं भी पूछ लेता हूं। ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बड़ी होती है, एंटरप्राइजेस बिजनेसेस ज्यादा बड़ी होती है, कि गवर्नमेंट बड़ी होती है? गवर्नमेंट बड़ी होती है, एग्जैक्टली exactly. अगर मान लीजिए यूरोप ने, ठीक है, यूरोप में जनरल डेटा प्रोटेक्शन गाइडलाइंस GDPR बना दिया है, रिलीज कर दिया है, और उसमें बोला है कि बॉस कस्टमर्स हैं EU के जो कस्टमर्स हैं उनको आपको उनको आपको उनको आपको सर्टेन राइट, सर्टेन चीजें देनी है, एंड आप उनका डेटा इस लेवल से माइन नहीं कर सकते। पर्सनल डेटा जो है दैट कैन नॉट बी फ्रीली शेयर्ड, आपको हाइड करना है। वो सारी चीजें जब उन्होंने लॉ में दे रखी है, तो विल योर ऑर्गेनाइजेशन, विल योर एंटरप्राइज नीड टू कंप्लाई विद इट। अब ठीक है, ये तो मैंने GDPR एक एग्जाम्पल दिया है, वैसे ही आपके अलग अलग कंप्लायंसेस होंगे। पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री अपना खुद का PCI DSS का ये लोग करते हैं कि बॉस आपका क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ऐसे ही फ्रीली मिल जाए किसी को भी, कोई भी माइन करके किसी एडवर्टाइजर को बेच दे, तो पॉसिबल है क्या? वो उस चीज से प्रोटेक्शन के लिए आपको लॉज लगते हैं। तो वो जो आपके लॉज रहते हैं, ठीक है, वो जो आपके लॉज रहते हैं, आपके गाइडलाइंस रहते हैं, उन चीजों को कंप्लाई करना पड़ता है।
किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर को या किसी भी कंपनी को करना पड़ेगा। तो नेचुरल सी बात है, कंपनीज जहां पे अपना डेटा रखेंगे, जहां पे अपना कंप्यूटेशन रखेंगे, उस जगह को भी तो करना पड़ेगा कि नहीं? और उस चीज का प्रूफ विथ एक्सटर्नल ऑडिट्स लगेंगे कि नहीं? एग्जैक्टली तो AWS के जो कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, वो ये सब जगह पे जाके देख सकते हैं लोग, ठीक है, कि बॉस क्या क्या चीजें रहती हैं और कैसे वो चीजें काम करती हैं। ठीक है, आप लोग को इसको डू यू नीड टू नो अबाउट दिस और डू यू नीड टू मेमोराइज दिस, ये बताना बस मुझे, बताओ। यू जस्ट नीड टू नो अबाउट दिस कि बॉस ये क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है, ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। मेमोराइज तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बॉस ये सारी चीजें करनी है। और AWS की कुछ सर्विसेज भी रहेंगी जो आप लोगों को ये चीजें करने में हेल्प करेंगी टू इंश्योर दैट योर वर्कलोड इज कंप्लायंट विद द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। होनी चाहिए कि नहीं? AWS ने मदद करनी चाहिए कि नहीं आपको? एग्जैक्टली और कंप्लायंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, उसके लिए एक प्रॉपर ऑफरिंग्स होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर आपका एक पॉलिसी होनी चाहिए दैट योर एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एडमिनिस्ट्रेटर्स आर गोइंग टू फॉलो। तो वो सारी चीजें आप लोग को बस समझ में आनी चाहिए, दैट्स इट। नाउ अब अगर मैं डेटा प्रोटेक्शन की भी बात करूं, ठीक है, कंप्लायंस में डेटा प्रोटेक्शन की बात करे बिना, अच्छा हुजैफा जी बोल रहे हैं कैन गवर्नमेंट एक्सेस आवर डेटा विदाउट अ प्रोटेक्शन? एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर लॉज। नॉर्थ कोरिया और चाइना में कर सकते हैं क्या? डेमोक्रेसीज में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव राइट टू प्राइवेसी। एग्जैक्टली तभी कंपनीज, जब आप लोग कंपनीज के प्रोडक्ट्स लेते हैं, डू दे मेक यू वो एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट देते हैं, एंड यूजर लाइसेंसिंग अग्रीमेंट, आई अग्री पे क्लिक करते हो कि नहीं टू गिव द डेटा? ठीक है, वो सब देने के बावजूद भी आपने अग्री किया है कि बॉस आपको उनका प्रोडक्ट यूज करना है, इसीलिए यू आर अलाउइंग देम एक्सेस टू योरसेल्फ। ठीक है, अगर आप उनके प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे तो आपको वो चीज करने की जरूरत नहीं रहेगी, उसको अग्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन के लिए है क्या कुछ? कभी पढ़ा, पता है किसी को? देख लेना, यूएस के लाइन पे चल रहा है, के बेसिस पे अपना ये चीज चल रही है कि बॉस अगर अपना अच्छा एक चीज दिखाता हूं एक्चुअली, ये चीज मास्टर कार्ड के बारे में सबको पता है, बैन लग चुका है इंडिया के ऊपर, इंडिया ने मास्टर कार्ड के ऊपर बैन लगाया था, ये चीज पता है सबको कि नहीं? नहीं पता है तो अभी पता पड़ जाएगा क्यों लगाया था। ठीक है, साल भर से ज्यादा उनका बैन चल रहा था, वो लोग नए कार्ड्स इशू नहीं कर पा रहे थे मास्टर कार्ड। व्हाई वर दे नॉट एबल टू? बिकॉज इंडिया ने बोला हुआ है कि इंडिया के जो बैंकिंग के कस्टमर्स हैं, उनका डेटा इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहिए। उनका डेटा इंडिया के बाहर आप स्टोर किया अगर आपने, ठीक है, सेलिंग डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं, ठीक है, अगर इंडिया के अंदर आप बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं और अगर आपके इंडियन कंज्यूमर्स हैं, इंडियन कस्टमर्स हैं, एंड इफ योर सर्वर्स और इफ योर कस्टमर का जो डेटा है दैट इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, और you are sending Indian citizens का data outside of India to servers outside of India, that is absolutely not allowed in India. तो ये मास्टर कार्ड was caught doing that. उनके जो कस्टमर्स का जो डेटा था that was located on servers outside the country, और बताने के बावजूद भी 24 घंटे में they did not clean that data that was located outside the country। क्या किया? बैन कर दिया, खत्म बात। डजेंट मैटर, वो क्लैरिफाई करते रहे कि बॉस थोड़ा सा ही डेटा था बाहर, अरे इतना सा ही था, उतना सा ही था, कुछ चलता है क्या? गवर्नमेंट के सामने चलती है क्या इंडस्ट्री की, एंटरप्राइज की? रूल है, लॉ है, इफ यू डोंट फॉलो इट यू आर गोइंग टू बी बैंड, सिंपल एज दैट।
डू यू थिंक, ठीक है, वो चीज होने ही वाली है, ऐसी बात नहीं है रे। अगर अगर किसी कंपनी ने उसको ब्रेक किया है तो नेचुरल सी बात है, इट इज गोइंग टू पे अ पेनल्टी सिमिलर टू दैट। अपने अमेरिकाज में भी वैसा ही लॉज है, एशियाज में मतलब आपके यूरोप में भी वैसे ही लॉज हैं। अलग अलग हर एक कंट्री के अपने अपने लॉज रहते हैं, और वो सारी चीजों को क्लाउड नीड्स टू बी कंप्लायंट विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट दैट्स अबाउट इट। नहीं, वो रुपए तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो प्रमोट करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इट मैटर्स वेयर योर डेटा इज स्टोर्ड, इट्स एज सिंपल एज दैट, एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सेस आर यू गिविंग टू डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। अभी आप लोग सोच रहे हैं अपने एज अ कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव, राइट? सब लोग सोच रहे होंगे कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, अभी एज अ सिटीजन के पर्सपेक्टिव से। एंटरप्राइज के पर्सपेक्टिव से कौन सोच रहा है यहाँ पे? और अगर एंटरप्राइज के पर्सपेक्टिव से आप लोग सोच रहे हैं, तो डू यू, आप लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही होंगी कि बॉस मेरे पास इतना सारे वास्ट कस्टमर्स हैं जो इस पे स्प्रेड हैं, मेरे पास बैकग्राउंड में डेटाबेस पे इतनी सारी क्वेरीज हो रही है, रियल टाइम में मुझे वो चीज को अगर मेरे पास डेटा आ रहा है दैट आई नीड टू एनालाइज, तो वो जो कंप्लायंस डेटा है उसके अंदर, उसकी रियल टाइम में सिक्योरिटी होने की जरूरत है, उसको एडमिनिस्टर करने की जरूरत है, उसको उसके जो पीआईआई के फील्ड्स हैं वो सारी फील्ड्स निकालने की जरूरत है एट सोर्स। ये सारी चीजें अगर मैंने नहीं निकाली तो कंपनी के का प्रोजेक्ट जाना तो दूर की बात है, कंपनी के ऊपर बैन लग सकता है। तो जब ये चीजें होती है तो द पीपल हु आर एबल टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, नेचुरली उनका उनके हाव भाव ही अलग रहते हैं। They have a different kind of a skill set, and they demand a different kind of a pay package. It's as simple as that. And that is why you have these kinds of people. These kinds of people क्या मतलब अपन ही रहते हैं और क्या है। आगे जाके आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब AWS के अंदर अपन थोड़े बहुत सर्विसेज अपन ने देख रखे हैं, सम थिंग्स दैट यू यू आर यूजिंग, ठीक है। एक आखिरी चीज आपको मैं बता देता हूँ कि बॉस एग्जैक्टली व्हाट आर एज नेटवर्क्स वगैरह तो ठीक है, लोकल जोन्स अपन ने देख लिया है, ये विलेंस अपन ने देख लिया है। सम सर्विसेज दैट आई शुड बी शोइंग यू, दोज आर कुछ चीजों, कोर सर्विसेज के बारे में एटलीस्ट आप लोग को मैं बता देता हूँ। छोड़ो, कौन जाएगा इनके वेबसाइट के ऊपर ढूंढते ढूंढते, आई जस्ट लेट यू नो कि क्या चीज होती है। AWS EC2 आप लोग यूज कर रहे हैं, EC2 आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। EC2 में आप लोगों को क्या मिल रहा है? आप लोगों को मिल रहा है CPU एंड रैम। टेक्निकली मैं बता रहा हूं, अभी आगे जाके सिर्फ सर्विस का नाम बता रहा हूं। EBS आप लोग यूज कर रहे हैं जो EC2 के साथ लिंक्ड है, इसीलिए जब आप इंस्टेंस आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तब आपको बैकएंड में SSD भी मिल जाता है। और यहाँ पे आपका नेटवर्क के लिए, ठीक है, EC2 के नेटवर्क के लिए आपके पास एक निक रहता है, वो निक को अपन बोल सकते हैं ENI, ठीक है। इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस उसका एक पार्ट रहता है जो EC2 के अंदर ही मैं लिख लेता हूं अभी के लिए, ठीक है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेस, अपन AWS की EC2 सर्विस यूज कर रहे हैं, EBS अपन ऑलरेडी यूज करते हैं, ठीक है। देयर आर EC2 का इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड है, बट EC2 का जब सेपरेट सेशन होगा तब समझोगे आप लोगों ने अभी तक सिर्फ लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हो और सीधा आगे बढ़ जाते हो। डू यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो आप लोग कर रहे हो EC2 के अंदर? नहीं। आगे जब आप लोग का EC2 का सेशन आएगा तब आप लोग को वो चीज क्लियर हो जाएगी। वहां पे आप लोगों ने अगर कभी नोटिस किया होगा तो VPC नाम की भी एक चीज रहती है, वो VPC नाम की चीज रहती है आपके नेटवर्क के लिए, ठीक है।
और वो चीज उसका भी एक सेपरेट सेशन रहेगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। अभी सारी चीजें अभी समझने जाना भी मत, जस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर आर मल्टीपल सर्विसेज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन AWS, और वो जो जो सर्विसेज रिक्वायर्ड रहेंगी आपकी आपके लिए, वो सारी सर्विसेज अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, यू हैव EC2, यू हैव EBS, यू हैव VPC, यू हैव डेटा वेयरहाउसिंग के बारे में तो अभी आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा, तो रेडशिफ्ट वगैरह लिख के फायदा नहीं है। EMR रहेगा आपका, इलास्टिक मैप रिड्यूस। ठीक है, S3 रहेगा, दैट इज अनदर स्टोरेज की ही सर्विस है, और ऐसे बहुत सारे सर्विसेज रहेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह सब कुछ आपके AWS EC2 के अंदर ही आ जाएगा। AWS EC2 एंड VPC का ही पार्ट मैं उसको बता दूंगा। नाउ ये जब आपको इतनी सारी सर्विसेज AWS इतने सारे रिसोर्सेज दे रहा है, तो कुछ एडवांटेजेस आपको मिलते हैं कि नहीं? व्हाई शुड यू गो फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग ओवर से ऑन प्रेम? कोई बताएगा मुझे? अगर ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट नहीं दिया, या अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, तो वुड दे गो फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग? नहीं। तो क्या है वो सारी चीजें? ठीक है, एक होता है कैपेक्स, एक होता है ओपेक्स। ठीक है, जिन कंपनी के पास हैवी कैपिटल है वो तो ठीक है, ठीक है, वो लोग कैपेक्स भी कर सकते हैं, बट इवन दे वुड नॉट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि अगर मान लो उनका जो CFO है, उसने बोला कि बॉस मेरे को मेरा ROI देखना है। ठीक है, CFO को तो अपना CFO को तो अपना ROI की से मतलब है कि बॉस अगर मैंने मान लो पैसा लेके आया और आपको दे दिया, अगर मैंने मान लो $100 बिलियन मैंने आप ही को दे दिया लाके, तो वो $100 बिलियन के ऊपर मुझे इंटरेस्ट, या फिर अगर मान लो मैंने इक्विटी शेयर से भी किया है तो भी मेरा डाइल्यूशन तो होता ही है ना। अगर मैंने ईसॉप्स के थ्रू भी दिया, ईसॉप्स नहीं, अगर आपने एक स्टॉक ऑप्शंस के थ्रू भी वो फंडिंग रेस करी, जो आपके CFOs फंड्स रेस करते हैं, तो अगर फंड्स आपके रेस भी किए उन्होंने, तब भी they have to pay a certain amount of cost. That cost could be either in terms of interest, that cost could be in terms of voting rights, or in the organization। बहुत सारी चीजों की वजह से वो चीज हो सकती है। CFOs do not like this। वो बोलते हैं बॉस सिंपल सी चीज है, और ये सब करने के बाद भी अगर मेरा प्रोजेक्ट, जो ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीजें बोल रहे हैं, अगर ये चीज सक्सेसफुल नहीं हुई, तो क्या होगा? ये हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट का होगा क्या? वाट लगेगी? ऑर्गेनाइजेशंस को ये पसंद है ओपेक्स की बॉस, मैं आज मुझे आज एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है, मुझे आज कस्टमर्स चाहिए। द मोमेंट आई हैव कस्टमर्स दैट आर कमिंग इन माय ऑर्गेनाइजेशन, मेरे पास रेवेन्यू जनरेशन हो गया, मेरा रेवेन्यू आने लग गया। तो द मोमेंट आई हैव इनकमिंग रेवेन्यू, कैन आई पे दैट ओपेक्स? तो मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर तो मिनिमम ही लगेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है, बट इट इज very very minimal compared to having a building a data center which requires $100 billion. Would you rather spend a few $100,000 on OPEX? ठीक है, अब क्लाउड में आपको एक इंस्टेंस एट अ क्लिक ऑफ अ बटन मिल रहा है। आगे जाके आप लोग देखेंगे दैट इन अ क्लिक ऑफ अ बटन यू आर एबल टू गो ग्लोबल इन मिनट्स। ठीक है, मान लीजिए आपने सिर्फ एक बटन प्रेस किया कि बॉस फायर दिस, और बैकएंड में आपका एक पूरा हैवी ड्यूटी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है with all your databases, with all your EC2 servers, with all your load balancers, with your DNS, with your entries, with your certificates for security. Everything is deployed and configured and ready to go in minutes. ये चीज पॉसिबल AWS करके देता है लोगों के लिए। ठीक है,
बिकॉज AWS ये चीज पॉसिबल करके देता है, देता है, जो आप आगे जाके देख भी लेंगे, AWS has a higher amount of agility. यही सेम चीज अगर आपको मैन्युअली कोई करने को बोले तो पॉसिबल है क्या? डेटा सेंटर की दुनिया में जब जो लोग मैन्युअली ये काम कर रहे हैं, उन लोग आर दे एबल टू गो ग्लोबल इन मिनट्स? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो लोग ये चीज कर पाए. बट क्लाउड कंप्यूटिंग में बिकॉज एवरीथिंग इज सो ऑटोमेटेड, यू हैव दैट एबिलिटी. ठीक है. डीसी के एनवायरनमेंट में, ऑन प्रेम के एनवायरनमेंट में, डू यू हैव इलास्टिसिटी? मतलब आपने आज रिसोर्स लिया. अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को के ही पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन पूछता हूं मैं. Whenever you're about to buy a computer, let's say आप लोगों को एक मैकबुक खरीदनी है. ठीक है. मैकबुक खरीदने के पहले कितनी बार सोचेंगे आप लोग? मैकबुक खरीदने के पहले, अब मैकबुक से मैकबुक प्रो आपको लेनी है, अराउंड 2 लाख रुपीस की आपको मैकबुक प्रो लेनी है. ठीक है. 2 लाख रुपीस की मैकबुक प्रो लेनी है. आप लोग कितनी बार सोचेंगे? इवन इफ यू हैव द मनी इन योर बैंक अकाउंट. ठीक है. इवन इफ यू हैव द मनी इन योर बैंक अकाउंट, दिमाग में एक थॉट तो आएगा, क्या डू वी एक्चुअली नीड दिस? हाउ मेनी टाइम्स एम आई गोइंग टू यूज दिस मैकबुक प्रो? Can I just get done with can I just use something else, something that is more cost optimized, something that will allow me to save a lot of money, right? अगर मान लीजिए, अब मैकबुक एक एग्जांपल ले लो, चलो ठीक है, उसको थोड़ा साइड कर दो. अपन टेक फील्ड में अपने को सबको एप्पल के प्रोडक्ट्स पसंद है, मुझे भी पसंद है, नो डाउट अबाउट दैट. ठीक है. अलग एग्जांपल ले लो उसके लिए. लेट्स से all of you want to buy a car. ठीक है. You want to buy a car, घर की पहली कार है. ठीक है. आपकी फैमिली की पहली कार है, एंड यू वांट समथिंग लाइक से अ फॉर्च्यूनर और समथिंग लाइक, चलो थोड़ा ऊपर देखते हैं, थोड़ा डेटा सेंटर के कम से कम प्राइस ब्रैकेट में तो आते हैं. Q7 वगैरह चाहिए आप लोगों को. ठीक है. आप लोग Q7 लेने के बारे में सोचेंगे, बट अगर मान लीजिए आपके पास टाइम ही नहीं है वो चीज को यूज करने का, तो क्या होगा? आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी के अंदर ही आप लोग इतना काम कर रहे हैं कि यू डोंट हैव एनी टाइम टू स्पेंड दैट मनी. इज इट अननेसेसरी? ये चीज दिमाग में आएगी कि नहीं कि बॉस मैं एसयूवी ले तो लूंगा, बट मैं एक्चुअली बाहर कितनी बार जाऊंगा? मैं अभी एक कार ले लूं, मैं अभी आई हैव जस्ट नाउ मूव टू जर्मनी. ठीक है. एक एग्जांपल देता हूं. लेट्स से आई हैव जस्ट नाउ मूव टू जर्मनी, एंड मेरे जर्मनी के अंदर मेरा काम लोकल ट्रांसपोर्ट से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई हैव मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी में इतना अच्छा है कि आई कैन टेक द ट्रांसपोर्ट, एंड हो जाता है मेरा काम, टू गो टू द टू गो टू द कंपनी एंड टू गो एवरीवेयर. वुड आई स्टिल वांट टू इन्वेस्ट इन अ कार? No, maybe in the future I might. At the moment I don't need it. Let's say आज मैं पुणे में बैठा हुआ हूं, मुझे लोनावला जाना है फैमिली के साथ, तो लोनावला जाने के लिए मैं आज Q7 खरीदूं एक बिजनेस ट्रिप के लिए, कि बॉस मैं टेम्पररी रेंट पे ले लूं कार? एग्जैक्टली. मैं ये भी सोच सकता हूँ कि ठीक है यार, मे बी माई वर्क इज बीइंग डन वेरी एफिशिएंटली बाय से, कौन सी कार लेना? होंडा सिटी ले लो, होंडा सिविक ले लो. सिविक तो खैर अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट लेट्स से टाटा नेक्सॉन ईवी, दैट इज समथिंग जिससे मेरा काम हो जाता है. अभी जब मुझे बाहर जाना रहेगा, जब मुझे कहीं बहुत ज्यादा दूर जाना रहेगा, तब देखेंगे, तब दूसरी कार रेंट पे ले लेंगे. जिंदाबाद. सो आर यू इंक्रीजिंग and decreasing resources on the basis of your need? ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए मुझे अभी आप लोग एक इंस्टेंस डिप्लॉय करते हैं, राइट? ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्कलोड है, लेट्स से 100 इंस्टेंसेस में उनका वर्कलोड ऑप्टिमली चल रहा है. ठीक है.
100 इंस्टेंसेस में उनका वर्कलोड ऑप्टिमली चल रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। बीआई टीम को एंड मार्केटिंग टीम को बीआई ने रिकमेंडेशन दिया, मार्केटिंग टीम का दिमाग में बत्ती जली, वो बोला, अब उन्होंने बोला लेट अस इंट्रोड्यूस बिग बिलियन डेज, प्राइम डेज, ठीक है, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। जितने बीआई के दिमाग में ये चीज आई, मार्केटिंग को उन्होंने बोला, मार्केटिंग ने वो पूरा चीज डिजाइन करी, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी, अरे ये होगा, ग्रोथ होगी, 1-2 दिन के लिए अपन करेंगे, ये रिक्वायरमेंट आती है आईटी टीम के पास में, सब लोग अपने अपने सर पकड़ के बैठ जाते हैं, लो लग गए रास्ते। क्यों? 100 इंस्टेंसेस आज की डेट में अगर मान लो 1 मिलियन यूजर्स को हैंडल कर रहे हैं, एंड आप लोग ये बिग बिलियन डेज करने के बाद आप लोग बोलोगे कि बॉस 2 मिलियन यूजर्स मेरे उस दिन पे हिट होने वाले हैं, ये 100 इंस्टेंसेस हैंडल कर पाएंगे क्या उस चीज को? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब इस चीज के लिए मान लो अगर आप डेटा सेंटर के एनवायरनमेंट में हो, ठीक है, ऑन प्रेम के एनवायरनमेंट में हो, तो ये चीज पॉसिबल है क्या करना? अच्छा, तो पॉसिबल कैसे है, चलो ये भी देख लो। लेट्स से आप लोगों ने एक ऑर्डर दिया, किसको ऑर्डर दिया आपने? आईबीएम को ऑर्डर दिया, डेल को दिया, किस अलग अलग वेंडर्स को ऑर्डर दिया कि बॉस हमें बड़े बड़े तगड़े मशीन्स लाके दिए जाए। उन्होंने आपको बोला आप लोगों ने अभी 2 मिलियन के यूजर्स है ना, अपने 2 मिलियन एडिशनल आने वाले हैं, आप लोग 200 मशीन्स को बोल रहे हैं, का रिक्वेस्ट दे रहे हैं, वो बोलेंगे ठीक है सर, आप एक काम कीजिए, आपके जो मशीन्स हैं दे विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन 6 months। बिग बिलियन डेज कब रखनी थी? थोड़े दिनों में। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कब आने वाला है? 6 महीनों में। उसके बाद भी प्लीज मेक अ फुल पेमेंट ऑफ द मशीन्स एंड वी विल गेट टू कमिशनिंग योर ऑर्डर स्ट्रेट अवे। पैसा अभी लेंगे, 6 महीने के बाद डिलीवरी देंगे, उसके बाद वो डिलीवरी आने के बाद अपनी आईटी टीम उसके ऊपर मेहनत करेगी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करेगी टू गेट इट अप एंड रनिंग। साल भर के बाद ये चीज पॉसिबल होगी, टेस्टिंग वगैरह सब कुछ होने के बाद। और बिग बिलियन डे 1 दिन होता है, 3 दिन होता है, कि पूरे साल भर चलता है? बोलो, बोलिए। ठीक है, मान लो बिग बिलियन डेज 3 to 4 डेज भी चला, ठीक है, ये 3 से 4 दिन भी चला ये चीज, ठीक है, तो 365 डेज लग गए आपको ये चीज करने के लिए, उसमें से बचे हुए 361 डेज में क्या करोगे? ये 100 प्लस नाउ 200, 300 इंस्टेंसेस का बचे हुए 361 डेज क्या करोगे? अचार डालोगे? पॉसिबल अब है, इवन इफ इट इज टेक्निकली पॉसिबल, इज इट फीजिबल टू डू दिस इन अ डेटा सेंटर एनवायरनमेंट? इट इज नॉट। जितने लोग भी बोल रहे हैं कि इट इज नॉट, उनको ये चीज समझ में आ गई है कि बॉस बचे हुए दिन में ये 100 इंस्टेंस, ये 300 इंस्टेंसेस करेंगे क्या? नाउ क्लाउड की दुनिया में आओ, क्लाउड में बोला जाएगा, ये लोग बोलेंगे, बीआई की टीम बोलेगी मार्केटिंग को, ये लोग जाएंगे आईटी के पास, सर प्लीज ये चीज कर दीजिए, आपके पास 100 इंस्टेंसेस है, ठीक है, अपने पास 100 इंस्टेंसेस, अपन देख लेंगे, अपन सोचेंगे कि बॉस अपने को पॉसिबली 200 और लग सकते हैं इंस्टेंसेस, अपन उनसे पूछेंगे कि बॉस कितने टाइम तक ये चीज चलने वाली है, वो बोलेंगे सर दिस थिंग कुड बी डन एंड वी आर प्लानिंग टू रन अ कैंपेन फॉर 3 to 4 days, ठीक है, and we are estimating that our user base should be, we are hoping that we get at least 2 million users, ठीक है, no worries, no problem whatsoever, ठीक है। हॉटस्टार का इसके ऊपर का ये है यूज केस है, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब ये 200 इंस्टेंसेस हैं, we will think okay, so we basically need 3 to 4 days में भी नहीं, हम लोग ये भी नहीं सोचेंगे, हम और एनालाइज करेंगे, हम और सोचेंगे कि बॉस इन 1 day what is going to be my peak
व्हाट इज गोइंग टू बी माई ट्रॉफ। मतलब मेरे को हर महीने, हर पूरे दिन के हिसाब से 24 घंटे मेरा यूटिलाइजेशन चलेगा कि वुड इट चेंज, सुबह थोड़े ज्यादा यूजर्स आएंगे, शाम को थोड़े ज्यादा यूजर्स आएंगे, बीच में थोड़ा कम रहेगा, रात के 12 बजे के बाद थोड़े कम यूजर्स रहेंगे। वुड इट बी दैट काइंड ऑफ अ फैशन? स्टैगर्ड रहेगा कि नहीं आपका? ठीक है, तो वुड आई वांट अ सोल्यूशन जो मेरे डिमांड को देखते हुए ऑटो स्केल कर दे मेरे सोल्यूशन को, कि बॉस ये 100 इंस्टेंसेस से सीधा ऑटो स्केल कर देना चाहिए टू 300 इंस्टेंसेस एज पर माय डिमांड। जितना ज्यादा सीपीयू यूज हो रहा है, जितना ज्यादा नेटवर्क यूज हो रहा है, उसके हिसाब से इंस्टेंस का काउंट बढ़ाया जा सके। ये ज्यादा पसंद आया आपको? आपके ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट कितना लगा? सिर्फ उतना ही टाइम का जितने टाइम के लिए कैंपेन चला, जितने टाइम के लिए पीक डिमांड चली। एज पर द डिमांड, एज पर कस्टमर ने जितना डिमांड किया उतना आपको कॉस्ट लगा। तो वेस्ट जो है यहां पे कम हुआ कि नहीं? ये चीज करना आसान हुआ बिकॉज यू आर एबल टू डू ऑटो स्केलिंग का फीचर आपको मिला। मैन्युअली आपको स्केल नहीं करना पड़ा, आपकी आईटी टीम को मैन्युअली हर एक इंस्टेंस को प्रोविजन करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने एक टेम्पलेट बनाया, वो एक टेम्पलेट ने ऑटो स्केल करके सारी चीजें करके रख दी आपके लिए। ठीक है, लोड बैलेंसर भी है उसके अंदर। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट शेख जी। लोड बैलेंसर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैट अपन आगे देख लेंगे उसको कैसा रहता है। तो ये चीज करने के बाद, इंक्रीज होने के बाद, एज पर डिमांड डिक्रीज भी हुआ कि नहीं आपका आपका रिसोर्स का काउंट? यहां से 100 से 300 जाके आप फिर से 100 पे आ गए कि नहीं आफ्टर द कैंपेन इज ओवर? बिल्कुल आ गए। तो ये जो 300 पे, ये जो 100 से 300 जाके 100 पे आने वाली बात है, ये सीएफओ को भी बहुत पसंद आई, सबको बहुत ज्यादा पसंद आई। इवन आईटी वाले यार लाइक, अरे अपन एडब्ल्यूएस क्लाउड के एनवायरनमेंट में क्या टेंशन है अपने को, 2-4 क्लिक्स करेंगे सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, बस उस ये चीज को करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस, कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रोसीजर्स होंगे कि नहीं? माइग्रेशन बोलो, इवन माइग्रेशन तो ठीक है छोड़ दो, इवन स्केलिंग के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीजें रहेंगी। बिल्कुल रहेगी। अच्छा, हॉटस्टार का यूज केस बोल रहे हैं अमित जी एक्सप्लेन करने को। हॉटस्टार के ऊपर आईपीएल के मैचेस चलते हैं, अभी चलते कि नहीं पता नहीं मुझे, बट चलते हैं राइट? ठीक है, कुछ सालों पहले हॉटस्टार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था फॉर नंबर ऑफ साइमल्टेनियस यूजर्स और नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स। ठीक है, कैसे किया था? एडब्ल्यूएस की जो सॉरी हॉटस्टार का जो पूरा सर्विस है, सर्विस बैकग्राउंड है, कुछ सालों पहले तक तो एडब्ल्यूएस के ऊपर ही था। एट द मोमेंट व्हाट दे आर यूजिंग आई डोंट नो, बट 2 इयर्स पहले के उनका जो सीटीओ था उसकी उसका एक सेमिनार अटेंड किया था। उस सेमिनार में उन्होंने उनके बैकग्राउंड वर्किंग्स के बारे में बताया था। ठीक है, एंड हॉटस्टार का जो यूज केस है, जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बीट कर रहे हैं किसी चीज में, तो आप आपके कस्टमर्स को बोल सकते हैं क्या कि बॉस मेरे पास EC2 इंस्टेंसेस नहीं है, इसीलिए मैं आपको मैच नहीं दिखा सकता? इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल? एब्सोल्युटली नॉट। AWS के पास है कि नहीं EC2 इंस्टेंसेस? प्रोविजन कीजिए, प्रोविजन मोर रिसोर्सेस। और ये जो प्रोविजनिंग है, इसका जो स्केलिंग है, डज दैट नीड टू हैपन इन सेकेंड्स कि मिनट्स? मेरे अगर मान लीजिए यहां पे 10 लाख यूजर्स हैं एंड सम प्रोमिनेंट बैट्समैन हैज कम टू बैट, मेरे एक्टिव यूजर्स इंक्रीज होंगे कि नहीं झट एकदम से? हाँ, मल्टी नोड से भी है अमित जी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर मेरे इतने यूजर्स बढ़े हैं तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो नीड्स टू स्केल इन अकॉर्डेंस विद दैट। ठीक है, डोंट वरी। तो वो सारी चीजें
एक क्लाउड प्रोवाइडर के पास में फिर भी पॉसिबल है। अब वो क्लाउड प्रोवाइडर एडब्ल्यूएस भी हो सकता है, जीसीपी भी हो सकता है, एज्योर भी हो सकता है, ठीक है, तीनों ही हो सकता है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है, दैट कॉन्सेप्ट इज अवेलेबिलिटी, दैट कॉन्सेप्ट इज हाई इज ड्यूरेबिलिटी, दैट कॉन्सेप्ट इज इलास्टिसिटी, ठीक है, दैट कॉन्सेप्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ये सारी चीजें हम लोग को दिमाग में रखनी है कि बॉस, we have the ability to go global in minutes. We have a lot of cost savings. Enterprises avail a lot of cost savings. Elasticity है ये, एंड ये सारी चीजें अपने को, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब क्या? आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। ये एज्योर का आर्टिकल है विच इज एक्सलेंट, दैट विल clear the difference between infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service to you. ठीक है, ये शायद जब मैं बात कर रहा था तब आप लोगों के साथ ये वाली स्क्रीन शेयर नहीं थी ना, इंडिया के क्लाउड सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस की चीजें, जहां पे आपके कस्टमर्स का जो डेटा है वो एडब्ल्यूएस के अंदर अगर आप रख रहे हो तो उसी जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर रहता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ, तो ये सारी चीजें एडब्ल्यूएस भी रखता है। एडब्ल्यूएस का जो कंप्लायंस है वो इतने, कहाँ गया, ये इतने सारे कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं आप लोग को? पीसीआई डीएसएस, एसओसी, सीएसए, क्लाउड क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से उनके उनके फाइनेंस के लॉज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारे लॉज को कंप्लाई करता है एडब्ल्यूएस का कंप्लायंस प्रोग्राम्स। एंड इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वाज टू डिप्लॉय their applications on the AWS cloud, then AWS will support them in evaluating whether their applications are complying with the compliance standards that they are required to follow। ठीक है, दूसरा मैं अभी ये चीज बता दी आपको, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। What I wanted to show you was Azure infrastructure as a service। कुछ ज्यादा ही zoomed है, बंद कर। I don't want to, not this one, this one। ये स्क्रीन दिख रही है अभी आप लोग को, मतलब ये फोटो दिख रहा है आप लोग को सामने। ये this will allow you to understand exactly the difference between an infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service, SaaS product। आपका जो फिजिकल डेटा सेंटर है, फिजिकल डेटा सेंटर बिल्डिंग रहती है आपकी, उसके अंदर कूलिंग, उसके अंदर पावर, उसकी सिक्योरिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारी चीजें प्लस नेटवर्किंग एंड फायरवॉल्स की सिक्योरिटी, और उसके ऊपर प्रोवाइडेड सर्वर्स एंड स्टोरेज, फिजिकल सर्वर्स की बात कर रहे हैं, बेयर मेटल की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने पूछा था व्हाट इज बेयर मेटल, आईबीएम बेयर मेटल, ये रैक्स दिख रहे हैं सब लोग को, ये बड़े जमीन से लेके ऊपर फ्लोर सीलिंग तक ये बड़ा सा कैबिनेट दिख रहा है। यस, तो ये जो कैबिनेट है इसके अंदर इंडिविजुअल हॉरिजॉन्टल रैक्स दिख रहे होंगे आप लोगों को। ये इस एक्चुअली कोई तो फोटो में अच्छे से दिखा दे। चलो ठीक है, काम करते हैं, आईबीएम की वेबसाइट पे जाते हैं, उस पर ही देख लेंगे। फाइबर ऑप्टिक है सर, फाइबर ऑप्टिक तो रहेगा, उसका टेंशन नहीं है। मुझे बस आप लोग को वो सर्वर्स दिखाने हैं, क्योंकि आगे भी बहुत सारे लोगों को वो
इशू ये यहाँ पे वायर्स कनेक्टेड टू डिफरेंट मशीन्स दिख रहे हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मशीन्स, सारे के सारे यहाँ पे। ये हर एक मशीन एक सिंगल रैक है। आप लोग के कबर्ड्स में भी रैक्स रहते हैं, हॉरिजॉन्टल रैक्स रहते हैं जिसके ऊपर आप लोग कपड़े रखते हैं। ठीक है, दैट शेल्फ बोलते हो आप लोग, बिल्कुल अपन शेल्फ बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे उस हॉरिजॉन्टल थिंग को रैक बोला जाता है। और वो जो रैक्स रहते हैं उसके अंदर आपके सीपीयू, एचडीडी, रैम, नेक, ये सारी चीजें स्टोर्ड रहती है। तो ये जो फिजिकल सर्वर्स एंड स्टोरेज है, नेटवर्क के फायरवॉल्स है, सिक्योरिटी है, नेटवर्किंग की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, प्लस डेटा सेंटर का जो फिजिकल बिल्डिंग है, वो सारी चीजों को जब एज अ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ये जो आईटी रिसोर्सेज हैं, इन आईटी रिसोर्सेज को अकॉर्डिंग टू एडब्ल्यूएस व्हेन इट इज प्रोवाइडेड ऑन एन ऑन डिमांड फैशन ओवर द इंटरनेट विद पे एज यू गो प्राइसिंग, तब क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। और वही चीज को, ये तीन चीजों को जब प्रोवाइड किया जाता है तब तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइडर बनता है। ठीक है, उसके साथ में अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी आप लोग जब डिप्लॉय करते हैं तब आप लोग अबंतु डिप्लॉय कर रहे हैं। एवरी सिंगल डे व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग आप लोग EC2 का इंस्टेंस लेते हैं, राइट? उसके ऊपर अबंतु डिप्लॉय करते हैं। उस अबंतु को डिप्लॉय करने के बाद अबंतु के कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह आप लोग सीखते हैं कि बॉस कैसे है, क्या है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस सोल्यूशन ले रहे हैं एवरी सिंगल डे, राइट? अगर मान लीजिए अबंतु जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेजमेंट भी ऑटोमेट कर दिया जाए, उसके ऊपर जो टूल्स रहेंगे मॉनिटरिंग के वो भी ऑटोमेट कर दिए जाए, तो डज दैट बिकम अ पास प्रोडक्ट? उसके बाद वो पास हो जाएगा। मान लीजिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बॉस मुझे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी का देखना है, मुझे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का मेंटेनेंस करना है, उसके अंदर मुझे अपग्रेड्स वगैरह का ध्यान देना है, वो सारी चीजें अगर मुझे करना ही नहीं पड़े, कोई प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर ही करके दे दे मुझे वो चीज, तो वो पास होती है। नाउ इन सब चीजों के ऊपर एक और कॉन्सेप्ट रहता है, दैट इज सास। ठीक है, अभी आप लोग जूम यूज कर रहे हैं सब लोग, अब मैं भी यूज कर रहा हूं, आप भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये जब भी आप लोग जूम यूज करते हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अगर आपने आई पे जाके क्लिक किया तो वो आपको बोलता है दैट कि यू आर कनेक्टेड टू जूम का डेटा सेंटर्स। नहीं हुजैफा जी, यूजिंग ubuntu डज नॉट मीन पास सर्विस। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे समझो। अगर अभी आप लोग जब EC2 इंस्टेंस रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको फिजिकली जाके डेटा सेंटर के अंदर कोई काम करना पड़ता है कि AWS वो काम आपके लिए करके देता है? AWS मैनेजेस दैट वर्कलोड फॉर यू, राइट? AWS करके देता है आपको, एग्जैक्टली exactly. तो AWS इज मैनेजिंग द फिजिकल डेटा सेंटर। वहां पे फिजिकल नेटवर्क की जो सिक्योरिटी है वो AWS करके दे रहा है। फिजिकल सर्वर्स एंड फिजिकल स्टोरेज के ऊपर जो कामकाज है वो AWS करके दे रहा है, राइट? तो ये तीन चीजें जब AWS आपके लिए कर रहा है तो AWS इज द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर। जब आप उसके ऊपर लिनक्स रिक्वेस्ट करते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो AWS आपको सिर्फ एक सर्वर ही दे रहा है ना। AWS ऑटोमेट कर रहा है क्या लिनक्स इंस्टेंस के ऊपर कोई भी काम? AWS आपके बिहाफ पे कमांड्स फायर कर रहा है क्या? नहीं करके दे रहा है, बिल्कुल नहीं करके दे रहा है AWS। ठीक है, तो AWS मान लीजिए फ्यूचर में जब आप एक ऐसा सोल्यूशन देखेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस ऑटोमेट करेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ जो आपके आपके जो बिजनेस एनालिटिक्स के जो टूल्स रहते हैं वो सारे टूल्स भी आपको डिप्लॉय करके मिलेंगे, सारी चीजें आपको ऑटोमेट करके मिलेंगी, AWS खुद मैनेज करेगा। तो वो जो सर्विस रहेगी वो एक पास सर्विस रहेगी, क्योंकि AWS या आपका क्लाउड प्रोवाइडर उन चीजों को मैनेज करके दे रहा है, आपको उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉट लाइक हदूप अंसारी जी, a service that is called as EMR बोलते हैं उसको, इलास्टिक मैप रिड्यूस बोला जाता है उसको। ठीक है, हदूप का ही प्लेटफॉर्म है, हदूप की सर्विस है, बट इज इट
योर कम्युनिटी हडूप जो अपन apache.org से डाउनलोड करते हैं, नहीं, इट इज नॉट दैट। आप जब जब आपका क्लाउड प्रोवाइडर कोई चीज को मैनेज करके आपको दे रहा है, कोई चीज को एडमिनिस्टर करके दे रहा है, तब वो आपको वो चीज एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट? सोच के देखो, एज अ सर्विस बोल रहा हूं मैं, तो क्लाउड प्रोवाइडर्स ही कोई ना कोई चीज अगर आपको एज अ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तभी उसको उस चीज के साथ वो बनेगा। तो पास सर्विस होंगे जब आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आपके सारे टूल्स इंस्टॉल करके आपको मिलेंगे। फिर सास प्रोडक्ट क्या हुआ? ठीक है, सास प्रोडक्ट इज बेसिकली अगर उसके ऊपर होस्टेड एप्लीकेशंस। अभी व्हेन यू टाइप ओवर हियर यूट्यूब, ठीक है, अभी एक सेकेंड के लिए कंज्यूमर स्पेस पे आ जाओ। आप लोगों ने यहाँ पे यूट्यूब टाइप किया, ठीक है, तो यूट्यूब जब आप टाइप करते हैं तब आप लोगों को डायरेक्टली उसकी वेबसाइट मिलती है, ठीक है। ये वेबसाइट जो है, ये जो वेब एप्लीकेशन है, ये कहीं ना किसी गूगल के सर्वर के ऊपर होस्टेड रहेगा। ये यूट्यूब किसी ना किसी टूल्स के साथ, किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, किसी ना किसी फिजिकल सर्वर के ऊपर डिप्लॉयड रहेगा, जो किसी ना किसी डेटा सेंटर का पार्ट रहेगा, एंड एवरीथिंग, राइट? तो कंज्यूमर्स को तो सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए ना। नाउ थिंक ऑफ इट फ्रॉम एन एंटरप्राइज पर्सपेक्टिव, ठीक है। एंटरप्राइजेस के लिए अभी आप लोग जब जब आप लोग अपने क्लाउड एज के अंदर वीडियोस देखते हो, तब वीडियोस के लिए कोई ना कोई एक सर्विस रहती है जो एंटरप्राइजेस को दी जाती है। कोई दूसरी कंपनी रहेगी जो क्लाउड एज को वो सर्विस प्रोवाइड करेगी, या दूसरे कंपनीज को जो वो सर्विस प्रोवाइड करेगी। इज इट उस समय ये जो वीडियो होस्टिंग की जो सर्विस है, वो वीडियो होस्टिंग की जो सर्विस है, वो एक सास प्रोडक्ट बंडल करके एंटरप्राइजेस को बी टू बी फैशन में दे रहे हैं कि नहीं? एग्जैक्टली exactly. तो वहां पे वो चीज एक सास प्रोडक्ट हो गई। पास प्रोडक्ट क्या रहेगा? दूसरी दो अलग सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस क्या रहेगा? अलग चीज है। तो ये तीनों चीजें अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एग्जैक्टली इज मैनेज्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। ये सास में जो आखिरी वाला एस है, ये दिस स्टैंड्स फॉर एज अ सर्विस। तो इसका जो प्रोवाइडर है, ये सर्विस प्रोवाइडर क्या चीजें मैनेज कर रहा है, उस के बेसिस पे डिसाइड होता है कि बॉस ये किस टाइप का प्रोडक्ट है। दैट्स अबाउट इट, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लाउड आपको इनेबल करके देता है। दीज आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू नो। आगे जाके अपन EC2 के सेशन में EC2 के बारे में देखेंगे, प्राइसिंग भी देखेंगे उसकी। VPC के सेशन में VPC वगैरह देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए यू स्टिल हैव मोर टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग लिनक्स वगैरह, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें इसी के ऊपर चलने वाली है आगे जाके। ध्यान दीजिए। अपाचे अपाचे आगे जाके देख लोगे जब आप लोग का हिस्ट्री ऑफ हडूप हुआ है क्या अभी? नहीं, तो जब हिस्ट्री ऑफ हडूप हो जाएगा आप लोगों का, तब आप लोग को अपाचे किस चिड़िया का नाम है अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। Why is AWS not using virtual servers? अरे बाप रे, सैफ जी ने ये सवाल पूछ के मुझे वो फीलिंग दे दी कि बॉस मैंने पूरी राम कथा बता दी, बट अभी पूछ रहे हैं मेरे को कि वो कौन है, ठीक है। तो AWS ने जब ये फिजिकल मशीन्स AWS ने जब आपको फिजिकल मशीन्स उन्होंने अपने डेटा सेंटर में रखे हैं, ठीक है, उन्होंने बेयर मेटल का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने डेटा सेंटर में रखा है। तो आपने जब इंस्टेंस रिक्वेस्ट किया, तब आपको वो पूरी की पूरी एक मशीन मिल गई क्या रैक में, कि आपको उसका एक छोटा सा पार्ट मिला, उसका एक छोटा सा इंस्टेंस मिला आपको? पार्ट मिला, इंस्टेंस मिला। तो AWS ने आपको वर्चुअलाइज करके दिया कि नहीं? वो बड़ा मशीन को एक छोटा सा टुकड़ा वर्चुअलाइज करके आपको दिया कि नहीं? ठीक है। क्या होती है, कैसे चलती है, वो सब आगे जाके देखेंगे, बट अभी उनका क्वेश्चन आंसर भी करना है मुझे, क्योंकि उन्होंने पूछ लिया है, ठीक है। गॉट इट? तो AWS कर रहा है, AWS इज गिविंग एवरीथिंग टू यू एट अ क्लिक ऑफ अ बटन इन अ वर्चुअल फैशन। एवरीथिंग इन AWS दैट यू सी इज वर्चुअलाइज्ड, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना, आगे जाके देखोगे। और AWS वो वर्चुअलाइजेशन खुद करता है।
AWS छोड़ो, हर ऑल क्लाउड प्रोवाइडर्स डू इट। इवन आपके डेटा सेंटर्स में भी, आपके ऑन प्रेम पे भी वर्चुअलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा, उसका कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अभी कल सेशन होगा कि नहीं, दैट इज समथिंग यू नीड टू आस्क क्लाउड एज के एडमिनिस्ट्रेटर को। आई एम नॉट एट द लिबर्टी टू डाइवर्स दैट इंफॉर्मेशन टू यू। वो सारी प्लानिंग आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, पाइथन इन क्लाउड अभी अभी के लिए छोड़ दीजिए अब्दुल जी। अभी डोंट वरी अबाउट पाइथन, डोंट वरी अबाउट जेसॉन, डोंट वरी अबाउट दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये सारी चीजों को अभी के लिए साइड में रख दो। पहले क्लाउड, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो समझ लीजिए। डेवलपमेंट वाली, डेवलपर वाली चीजें तो दूर ही रखिए अपने से। पाइथन से अपन स्क्रिप्टिंग भी करते हैं, पाइथन से अपन खुद चीजों को ऑटोमेट भी कर सकते हैं, बट कीप दैट ऑन द साइड अभी के लिए। बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू वॉक, इफ यू विल ट्राई टू रन, इट विल बी प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, I am good at Java. Do I need to learn Python at this course? Not at all, Shrutika जी, not at all. मैं जब पाइथन वाले को भी बोल रहा हूँ कि पाइथन को साइड में रखो, तो आपको क्यों बोलूंगा कि पाइथन सीखिए? ठीक है, सबको बोल रहा हूँ अभी के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह सब साइड में रख दीजिए। ठीक है, एंड अच्छा, जो बाय द वे अगर जावा में है कोई, जावा जावा जानता है तो इट विल हेल्प यू, ऐसी बात नहीं है, इट वोंट। अपना हदूप वगैरह के सारी चीजें जावा के ऊपर ही चलती है, बट स्टिल कीप दैट ऑन द साइड राइट नाउ, डोंट मेक जावा योर फोकस। प्रैक्टिस लिनक्स। अभी आप लोग का लिनक्स को छोड़ के और कोई प्रैक्टिकल सेशंस हुए हैं? नहीं, तो अभी के लिए लिनक्स की प्रैक्टिस कीजिए, आगे जाके हदूप वगैरह की भी प्रैक्टिस करने को मिलेगी आपको। ठीक है, कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग लिनक्स, कर आगे जाके अगर आपने लिनक्स पे आप कच्चे निकले तो कुछ नहीं हो पाएगा आगे जाके। ठीक है, हदूप, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, इस सब के लिए अलग अलग सेशंस में अपने को निपटना पड़ेगा। डू नॉट कंफ्यूज ईच अदर। व्हाट एग्जैक्टली इज अ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, व्हाट इज अ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, वो सारी चीजें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स रहती है। लाइब्रेरीज, पैकेजेस, पार्सल्स, ये सब अलग अलग चीजें होती है। डोंट ट्राई टू jumble the two. And Linux as an operating system and Linux as a kernel, Linux distribution as an operating system होता है, Ubuntu is your operating system, Linux is just a kernel. ठीक है, ठीक है, अभी के लिए बाकी के आगे के कॉन्सेप्ट्स अभी अपने को करने नहीं है। टुडे दैट्स इट फॉर द डे। कीप प्रैक्टिसिंग, आगे जाके जब और टॉपिक्स होंगे तब आपके Q&A वगैरह के सेशंस में अपन निपटेंगे बाकी क्वेश्चंस को। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।